बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडे सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जरा रोज़ कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपने अच्छी सोच के साथ करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से किया जाए, कलाम इलाही से किया जाए, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया जाए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से किया जाए कि उसने एक नई सुबह हम सबको देखना नसीब किया। देखिए, मैं हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात करती हूँ कि इस वक्त हमारी रूह जो है वो बेचैन है। हमारी रूह को एक इत्मीनान, एक सुकून चाहिए और रूह को सुकून यकीनन ज़िक्र इलाही से मिलेगा। हम दुनिया भर के काम करने के लिए अपना वक्त निकालते हैं, अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। व्हाई नॉट, जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं या दिन का आगाज़ कर रहे हैं तो उस ज़ात पाक के नाम से किया जाए। यकीनन जिसने हमें इज़्ज़त, जिसने हमारे मालो दौलत में बरकत करनी है, जिसकी वजह से हमें सुकून मिल सकता है, तो देखिएगा जिस इज़्ज़त की, जिस काम की, जिस बरकत की आपको तलाश है वो मुकम्मल होगी और उसमें बरकत भी इंशाअल्लाह होती चली जाएगी। हमेशा बहुत अहम मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है हयात ऑफिशियल का। इनकी बहुत ही खूबसूरत यूनिक समर कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी से इनके सोशल मीडिया पेज पे जाएं, अच्छे से ड्रेसेस सेलेक्ट करें, बाय करें और अपना हर दिन आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक की मैं बात करूँ तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी टीम को कि हर उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हर उस मौजू को लेकर आते हैं जिस पे डिस्कशन की हमें ज़रूरत है। ऐसे टॉपिक, ऐसे मौज़ूआत जिन पे या तो बात नहीं होती, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अगर बात होती है तो बहुत कम बात की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस पे मैंने बहुत कम डिस्कशन सुनी है, जबकि हमारा बहुत ही, मैं कहूँ तो ये मुक़द्दस पेशा है हमारा नर्सिंग स्टाफ। इसमें मेल और फीमेल हम दोनों की बात करेंगे। यकीनन ये एक ऐसा पेशा है, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से पहले हमारा जो वास्ता है वो नर्सिंग स्टाफ से पड़ता है। अब बहुत सारे उनको भी इश्यूज़ हो सकते हैं इस पे। देखिए, हर छोटे बड़े पेशे में मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हम मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कोई ना कोई उसका आलमी दिन होता है, हम मनाते हैं, उनके हकूक़ पे बात होती है, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। उस फील्ड से रिलेटेड जहाँ कहीं भी जिद्दत के साथ चलने की बात आती है, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात आती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो वाई नॉट आज हम नर्सिंग, ये जो एक पेशा, एक बहुत ही मुक़द्दस शोबा, एक पेशा है, इस पे डिस्कस करें, क्योंकि पिछले दिन इसका जो है वो इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट किया गया। तो सर, मैं आज ख़ासकर, हमेशा मैं जब भी कोई दिन सेलिब्रेट होता है तो उसमें मैं बात करती हूँ किसी भी फील्ड से रिलेटेड कि आया हम दिन तो मना लेते हैं, उस दिन बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस हो जाएंगी, उस दिन कुछ मसाइल हाईलाइट कर दिए जाएंगे, हकूक़ पे बात हो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी को प्रमोशन भी मिल जाएगी। लेकिन उस एक दिन मनाने के पीछे जो हमारा मोटो, जो मकसद होता है, जो बेसिक मकसद होना चाहिए एक दिन को मनाने के पीछे, या उस मकसद को पूरा करने के लिए उस दिन को मनाया जाता है, तो क्या वो मकसद पूरा होता है? क्या वो मसाइल हल होते हैं? क्या उनकी जो राइट्स की बात होती है वो उन्हें मिलते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल हम दिन मनाकर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं? तो आज यही हमारा टॉपिक होगा कि नर्सिंग बतौर मुक़द्दस पेशा है, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, कितने लोग बतौर नर्स जो है वो आना चाहते हैं, इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। वकील की बात करें, इंजीनियर की बात करें, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हम इस फील्ड में आएँ। लेकिन नर्सिंग स्टाफ का क्या सिलसिला है? नर्सिंग, अगर कोई नर्स बनना चाहता हो तो उसके लिए क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे क़वायद-ओ-ज़ाबित है जिन्हें मुकम्मल करना, पूरा करना, या जिन पे अमल करने की हमें ज़रूरत है? इस पे इंशाल्लाह आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्दी से हम उनसे डिस्कशन कर सकें। जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिस बुशरा सुल्तान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उनसे भी हम जानेंगे। जी, हमारे साथ हैं जी डॉक्टर साजिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। बुशरा साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। क्या इस बात में सदाकत है, सच है कि नर्सिंग बतौर, ये अगर नर्सिंग की हम बात करें तो ये एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है? इज़ इट ट्रू? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस मुक़द्दस पेशे के बारे में बात कर सकूँ। ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि जिसमें मैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से ये बता सकूं कि हाँ, नर्सिंग एक बहुत
मुकद्दस पेशा है। नर्सेज बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, कम्युनिटी सेटिंग्स में। नर्सिंग कंपैशनेट हैं, वो केयर प्रोवाइड करते हैं लोगों को उस टाइम पे जब उनको सख्त ज़रूरत होती है, जब वो ऐसी कंडीशन में होते हैं कि जहाँ पे सम टाइम आपके अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वो भी आपको उस टाइम पे उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से एक नर्स देखती है। तो जब आप बीमारी की हालत में हों, जब आप ज़ख्मी हालत में हों, उस टाइम पे नर्स आपको केयर प्रोवाइड करती है, आपका ख्याल रखती है। और इसके अलावा नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक केयर तक लिमिटेड नहीं है। आप आजकल के टाइम पीरियड में नर्सेस के रोल्स, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस डोमेन से काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो इस प्रोफेशन की जो एक्चुअल डिमांड है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो एक सोसाइटी में एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जी बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है कि जी आपने तो नर्स ने तो आनी है तो दवाई देनी है और टीका लगाना है और बस बात ख़त्म हो जाएगी। अब वो टाइम पीरियड नहीं है, अब बहुत बदल गया है टाइम कि अब जो नर्सेज हैं वो लीडरशिप रोल्स परफॉर्म कर रही हैं। नर्सेज अपने पेशेंट के लिए एडवोकेट करती हैं, नर्सेज अपने पेशेंट को एजुकेट कर रही होती हैं, उनको ट्रेन करती हैं। उनका जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ एक दवाई फ्रॉम करना नहीं है, उनका रोल प्रिवेंटिव लेवल से लेके टर्शरी केयर तक, रिहैब तक जाता है। और इन तमाम लेवल्स पे नर्सेस की अपने अपने इन तमाम तर खिदमात को अगर हम देखें बुशरा साहबा तो नो डाउट कि नर्स जो है या नर्सिंग ये जो एक पेशा है ये एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है। डॉक्टर साजिद साहब आप मुझे बताइए, जैसे पिछले दिनों आपने इस दिन को सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया गया, आया इस दिन को मनाने का मकसद क्या था या कब से इस दिन को मनाया जा रहा है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और 12 में जो कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पर मनाया जाता है, बेसिकली तो ये जो मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडेशन जिन्होंने रखा है, जिनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो उनका बर्थडे है। लेकिन मकसद जो है वो इस डे का ये है कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दें कि नर्सिंग प्रोफेशन का मतलब क्या है और इसका सोसाइटी में किरदार क्या है। ठीक है। तो उस बेस पे हर साल अपना एक स्पेसिफिक थीम इसको दिया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज से। तो इस दफ़ा नर्सेज डे का थीम ये था कि द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। हम ये दुनिया में अवेयरनेस प्रिवेल करना चाह रहे हैं कि हम किस तरह एक नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग अ नर्स, यस, फॉर एग्जांपल अगर नर्सेज किसी पेशेंट पे मतलब स्मोकर को इंटरवीन करते हैं और वो स्मोकिंग छोड़ देता है, तो ऑफ कोर्स जो स्मोकिंग से कॉम्प्लिकेशंस होने थे, डिजीज़ होने थे और हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन होना था, तो वो प्रिवेंट हो जाता है। इसी तरह अगर आप हाइपरटेंशन को ले लें, डिफरेंट डिजीज़ है हमारी कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा उनका प्रेवेलेंस है। तो अगर हम उन पे काम करना छोड़ दें और उन चीज़ों का प्रेवेलेंस बढ़ता जाए तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा एंड वी वोंट बी एबल टू मैनेज। बिल्कुल। तो इसी तरह हम डिफरेंट वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी ऑफ द नेशन को। एंड वी दिस टाइम ऑन इंटरनेशनल नर्सेज डे वी गेव दिस मैसेज टू द होल वर्ल्ड कि हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट। क्या बात है, ज़बरदस्त। बुशरा साहबा आपकी तरफ आती हूँ, बताइएगा कि मेल और फीमेल दोनों की अगर हम बात करें तो आया हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है ओवरऑल स्टाफ के साथ, या जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं या उनके साथ जो अटेंडेंट्स है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो किन इश्यूज़ का, किन मसाइल का सामना होता है एक नर्स को? देखिए, नर्स को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है अपने काम के दौरान, जिसके अंदर का कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि उनके अपने काम से रिलेटेड हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि उनकी कम रिसोर्सेज होने की वजह से होते हैं, जिसमें मैन पावर रिसोर्सेज भी हैं और हॉस्पिटल की बाकी जो जितनी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पेशेंट केयर है या रिलेटेड टू ओवरऑल एस्पेक्ट या टेक्नोलॉजी वाइज हैं, इन रिसोर्सेज के हवाले से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नर्सेज फेस करती हैं हॉस्पिटल सेटिंग में फ्रॉम द साइड ऑफ पेशेंट एंड फ्रॉम द अटेंडेंट्स,
क्योंकि सम टाइम लोग वैसे बहुत इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आके इस तरह से करता है, मगर बहुत रिस्पेक्टिव भी होते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्टिव भी होते हैं, वो आपसे आके पूछते भी हैं, आपको आपकी बात को वैल्यू भी करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है कि आप उनको डील करें। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं आपकी केयर से, वो उनको समझ में नहीं, और उनकी कंडीशन भी असल में उस वक्त नर्सेज ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं, क्योंकि अपने मरीज़ों की इन हालात की वजह से, बीमारी की वजह से वो परेशान भी होते हैं। तो इसी उसमें वो फिर जो नर्सेज हैं उनके साथ सम टाइम बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ इमेज वाइज भी ऐसा है कि लोगों की एक मेंटालिटी ऐसी होती है कि नर्सेज तो हैं ही बहुत लोअर क्लास के हैं और इनसे तो बात नहीं करनी है, डॉक्टर से पूछना है, डॉक्टर को बताना है। तो ये भी वाली मेंटालिटी की वजह से भी नर्सेज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ हमने देखा है, अब इस चीज़ को आप क्लियर कर दें कि बाज़ नर्सेज की तरफ से काफ़ी रूड बिहेव का सामना करना पड़ता है पेशेंट या अटेंडेंट्स को, इसके पीछे क्या रीज़न? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ऐसा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है। देखें, नर्सेज भी ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। वो भी कुछ सम टाइम उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुरी लग जाती हैं, जहाँ पे उनका इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशंस में हो जाता है रूड बिहेवियर। अच्छा, अक्सर मैं सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, मैं अक्सर अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती हूँ, तो आप लोग इतने बाज़ दफ़ा दिल बर्दाश्ता क्यों हो जाते हैं? कहते आपने सिर्फ दिन में जो है ना 1000 मरतबा अस्सलाम वालेकुम करना है और कुछ नहीं आप बोलना, आपने कुछ नहीं सुनना। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं देखूंगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या आप में वो सब्र का जो एक एलिमेंट है वो बरकरार रहता है या आप दिल बर्दाश्ता होती हैं? तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपने मुसलसल डिस्कशन करने, आपने उसकी बातें सुननी, उसे गाइड करना और अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा होता। तो आप कंटिन्यूसली जब उस प्रोसेस के अंदर होते हैं और फिर जब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको, और मल्टीपल टाइम्स बताने के बाद भी कोई आपकी बात नहीं मान रहा या कोई आपको मज़ीद इरिटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल फील कि अभी किस तरह से इनको समझाया जाए या क्या किया जाए। फिर आपका थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। डॉक्टर साजिद साहब, आप मुझे बताइए, ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको किस तरह के मसाइल या लोगों की तरफ से क्या कंप्लेंट्स आती हैं नर्सेज को लेके, या किस तरह से उन्हें हैंडल करना? ओके, तो सबसे पहले तो जिस एस्पेक्ट पे अभी रिसेंट जस्ट यू टॉक्ड अबाउट इट, तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नर्सेज को जो इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग देती हैं, तो वी शुड फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ भी काफ़ी कॉमन है कि हम स्टैंडर्ड्स को और एक रिसोर्सफुल इंस्टीट्यूशन को इतना इनिशियली तो उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, बट लेटर ऑन हाउ द रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एंड टू देयर ट्रेनिंग्स, और उनको कितना आप सिमुलेशन और एक मसनूई इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग देते हो, तो वो भी पूरे पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूट में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कुछ नर्सेज का ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं हो पाता है जिस तरह सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है, और उनको फुलफ़िल करने के लिए वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बाकी जो आपने मसाइल का बताया, तो ऑफ कोर्स हम रिसोर्स डिफिशिएंट कंट्री है, एंड विच इज़ एक चीज़ है जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो वर्कलोड इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ नर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। फिर दूसरा ये है कि मतलब जिस तरह फाइनेंस वाइज बाकी कंट्रीज़ में, स्पेशली वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनको पे किया जाता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इस जिस पोजीशन पे हमारा मुल्क है। हमारा हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बजट सबसे कम है, एग्जैक्टली, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। यस, तो और इस दफ़ा थीम भी यही है कि हम ये रियलाइज़ करवाए कि हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड देन हाउ मच वी आर पेड इन रिटर्न। तो अगर आप अच्छा उनको पे करेंगे और उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी देंगे, तो ऑफ कोर्स ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जितने भी अच्छे लेवल के नर्सेज है वो सारे बाहर चले जाते हैं। नर्सेज, आप डॉक्टर्स देखें जो आपके अच्छे लेवल के डॉक्टर्स हैं, जो मुल्क के लिए जिन्हें सर्व करना चाहिए, वो आपके मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उन्हें उस तरह से मुआवजा नहीं दे रहे, आप उन्हें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बाकी जिस तरह एक डिस्क्रिमिनेटिव एक हमारा नेचर है कि वी वेरी प्रॉम्प्टली मेक जजमेंट,
तो ये भी हमारा एक इशू है। हमने अभी तक जो कॉमन पब्लिक की मैं बात करूँ तो हमने कभी ये नहीं देखा होगा कि नर्सिंग के कोर वैल्यूज़ क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन इवॉल्व कहाँ से हुआ है और इसका मकसद क्या है। मकसद कैसे? ठीक है, तो एक इंसान तो 20,000 रुपये में या अच्छा, हमारा 40,000 वो बचपन में जो एक माइंड में एक चीज़ बिठा दी गई ना कि ये नर्स है, वही जो बुशरा साहिबा ने बात की कि इसका काम है सिर्फ इंजेक्शन लगाना, कनोला लगाना, कोई मेडिसिन दे देना और दैट्स इट। हमने इस पेशे को मुकम्मल हमने रीड नहीं किया कि डॉक्टर के साथ साथ एक नर्स की कितनी वैल्यू, कितनी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो दे आर बेसिकली वर्ल्ड वाइड, दिस इज़ अ ट्रुथ कि वो बैकबोन है हेल्थ केयर सिस्टम के। विदाउट नर्सेज यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल हॉस्पिटल इन एनी कंट्री। जी, डॉक्टर साहब मज़ीद डिस्कशन करते हैं, ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद मज़ीद भी जानते हैं अपने दोनों मेहमानों से कि आया और कौन सी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका सामना होता है या किस तरह से ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम्स की हम बात करें इनको हल किया जा सकता है, या अगर बात करें तो इस शोबे में आना जो है, अगर कोई आना चाहता है शख्स, कोई हमारी बच्ची इस फील्ड में आना चाहती है तो किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक है हमारी नर्सेस के हवाले से कि हम बात करें इस शोबे के हवाले से, इस पेशे के हवाले से कि यकीनन ये एक मुक़द्दस पेशा है। देखिए, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और जब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जब उसे मुकम्मल केयर की ज़रूरत होती है, तो बाज़ सिचुएशन, बाज़ कंडीशन पेशेंट की ऐसी भी देखने को मिली है कि फैमिली उसके करीब नहीं जाती। अब उसकी मुकम्मल जो टेक केयर है वो एक नर्स कर रहा होता है या कर रही होती है। तो यकीनन जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि ये लोग इतने अच्छे तरीके से आपके पेशेंट को हैंडल करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वहीं पे कुछ मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है, कुछ तल्ख रवैयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, और वहीं पे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, वो ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ नर्सिस की बात करें, नर्सिस की तरफ से भी सख्त रवैये का सामना होता है पेशेंट को या अटेंडेंट्स को। तो ये दोनों का आपस में मिलजुल कर चलना जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ इंसान है, दोनों तरफ एक पेशेंट है तो दूसरा जिसने पूरे दिन काम किया है तो वो भी ज़रा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। तो दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो इसी पे हम बात करें। बुशरा, मुझे बताइएगा कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि बाज़ दफ़ा पेशेंट की तरफ से या अटेंडेंट्स की तरफ से बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गई हो, संभालना मुश्किल हो गया हो? मुझे लगता है ऐसे मामला तो बहुत दफ़ा हुए थे। अच्छा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि जैसे मेरा तजर्बा जो है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग का है। आईसीयूज़ में मैंने मेडिकल आईसीयू में काम किया और वहाँ पे उस दौरान ऐसा था कि आपको पता है कि क्रिटिकल केयर में एरिया में लोगों को अलाउड नहीं किया जाता कि वो अपने पेशेंट के पास रुक सकें। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक फ़ीमेल पेशेंट थी और उसकी बेटी आई, तो उनको हमने एक मतलब आके उन्होंने विज़िट किया, अगेन आई, फिर विज़िट किया, फिर तीसरी चौथी दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा। तो हमने उन्हें बताया कि मतलब मैंने उसको गाइड किया कि अभी ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप जो है वो बस ये राउंड की टाइम ख़त्म हो चुकी है, तो अभी आप बार बार नहीं आएँ क्योंकि इस तरह से जो है ना वो हमारी काम और इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो एक दफ़ा तो उन्होंने सुन ली बात, दूसरी बात मानी नहीं, उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा। अगेन वो आई और अब वो एंड शी वांट्स कि मैं इधर ही खड़ी रहूँ, मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए। एंड आपको पता है कि क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स की कंडीशन ऐसी होती है जो कि उनकी केयर के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो कि हम पेशेंट के अटेंडेंट के सामने नहीं कर सकते हैं और वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी केयर, उनकी कंडीशन जो है वो बहुत उस वक्त नाजुक होती है और इसलिए हमें उनको बाहर निकालना पड़ता है आईसीयू से कि हम उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। तो वो गुस्सा हो गई और ना सिर्फ गुस्सा हुई बल्कि मुझे जो है ना वो भरपूर अंदाज में बदवाएं देना शुरू कर दी। अल्लाह करे। अच्छा, यानी उन्हें लग रहा था कि आप उनके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म ज्यादती कर रही हैं। जी, वो उनको वो फिर वो उल्टा मुझे बदवाएं दे के आपकी माँ को भी ऐसा हो, वो भी ऐसी हो, वो स्टेज पे हो तो आपको पता चलेगा तो आप समझेंगी कि हमारी कंडीशन कैसी होती है। अच्छा, ऐसे मामला तो आए दिन होते हैं, तो फिर उसको कैसे कवर करना या उसको आगे फिर किस तरह से तो मैंने उनको कवर किया, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये हम आपके लिए, आपके मरीज़ के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि किसी को भी ऐसा हो जैसे हमें यहाँ पे चलते फिरते कुछ छोटी सी बद्दुआ दे तो हम तो एकदम से आग बगोला हो जाते हैं कि तुमने ऐसी बात क्यों की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस वक्त भी बहुत बर्दाश्त के साथ उनको बताया कि नहीं। और अक्सर हमारी नर्सेज इसी तरह करती हैं कि शुरू में वो बहुत कोशिश करती हैं कि बर्दाश्त के साथ मामले को हैंडल कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन वही बात है जो मैंने पहले आपको कहा कि एक लम्हा ऐसा आता है कि जब इंसान जो है ना वो बर्न आउट हो जाता है, थक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता। तो फिर वो खैर बहुत बोली
और फिर चली गई। उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब ये क्या है ना, हम इतनी केयर प्रोवाइड की, पेशेंट की इतनी ज़्यादा केयर, मतलब उसको देखभाल की और इतनी सिंसेरिटी के साथ, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मुझे ही बदवाएं मिल रही हैं क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो उस वो लम्हा था मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ दे, लेकिन देन आई रिफ्लेक्ट बैक कि आखिर ऐसा मेरी केयर में कोई मसला था या मेरे बिहेवियर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पेशेंट की अटेंडेंट वाकई में, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत सिक थी, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो एक नॉर्मल है कि जब परेशानी में बंदा होता है तो वो इस किस्म के बात बोल जाता है। ठीक है। तो फिर लेकिन जहाँ मुझे लगता है यहाँ जो अटेंडेंस है थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, परेशानी एक नर्स की वजह से नहीं आई, एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल की वजह से नहीं आई है। अगर पेशेंट बीमार है तो उसकी केयर कर रहे हैं, तो बजाय आप उसे दुआ दें, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप उसे अप्रिशिएट करें, आप उसको बददुआ देना शुरू कर दें, मजीद उसको हर्ट हो। और वो फिर मुझे लगता है बाज़ दफ़ा फिर नर्सेज भी कहती होंगी इसके पेशेंट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत आपने नहीं। जो रूड बिहेवियर की बात की थी, मैं आपको बताऊं कि फिर उसकी रीज़न एक ये भी होती है, क्योंकि जब मल्टीपल टाइम्स बंदा इन एक्सपोजर से गुजरता है तो फिर ऑटोमेटिकली बिहेवियर ऐसे अडॉप्ट होना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ इंसान फिर जो है ना वो रूड बिहेवियर शो करता है पेशेंट और उनके अटेंडेंट के साथ, ऑटोमेटिकली एक वो आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, रवैये में ये चीज़ आ जाती है। डॉक्टर साजिद, मुझे बताइएगा, जो लोग इस पेशे में आना चाहते हैं बतौर नर्स, क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका कोर्स कितने टाइम के लिए है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो वक्त के साथ साथ जो एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स है वो ट्रांजिशन होता रहता है उसमें। जैसे इनिशियली तो जस्ट एक मैट्रिक के बाद भी आप जाके एक्सपोजर लेते थे क्लिनिकल साइट का और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो और फिर बाद में एक 3 इयर्स का डिप्लोमा इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि अगेन मैट्रिक के बाद किया जा सकता था। ठीक है। आजकल डिप्लोमा नर्सिंग जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और बैचलर डिग्री इन नर्सिंग जो है वो फर्स्ट डिग्री है जो आप अर्न कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एफएससी में प्री मेडिकल में एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स हो और फिर आप किसी भी जो नर्सिंग ऑफ़र करती है उस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन टेस्ट में अपीयर होते हो। फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपको काफ़ी जज किया जाता है कि वेदर यू आर फिट फॉर द ट्रेनिंग एंड लेटर ऑन फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन और नॉट। क्योंकि मैं आपको वही डिस्कशन एक्सटेंड करता चलूँ कि जो भी प्रोफेशनल नर्स होगा या होगी तो वो कभी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ों में या फिर इस तरह हॉस्पिटल के रिलेटेड चीज़ों में पेशेंट के साथ नहीं उलझेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ट्रेनिंग की डिफिशिएंसी हो सकती है या हमारा ये कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है कि हु इज़ अ नर्स एंड व्हाई द नर्स इज़ देयर इन द हॉस्पिटल, तो वो लोग सिर्फ ये कर सकते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं जैसे हरासमेंट है या फिर कोई अटेंडेंट या इवन पेशेंट जो है वो इतना बीमार नहीं है एंड ही इज़ टीजिंग नर्स फॉर सम अदर पर्पसेस, तो वो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ चल रहा है तो नर्स विल नेवर एवर शो रूड बिहेवियर टू हिज और हर पेशेंट। ये तो डन है और इसका सिर्फ ये हो सकता है कि हॉस्पिटल को अपने नर्सेज के पे नज़र रखनी चाहिए, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज देनी चाहिए और उनको मेंटल बर्न आउट से बचाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बाज़ हमने देखा है कि अब यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर करें कि गलती किसकी आ रही है कि कुछ नर्सेज अब चूँकि डॉक्टर के साथ एक अपनी इस फील्ड में काफ़ी एक टाइम गुजार चुके होते हैं, तो बाज़ अगर कोई पेशेंट उनसे मेडिसिन का या उनकी रिपोर्ट का कहता है तो वो ख़ुद से मेडिसिन रेकमेंड कर रहे होते हैं नर्सेज जो है। तो इसमें अब पेशेंट की हम लापरवाही समझें या नर्स अपने पेशे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है कि वो एक नर्स है लेकिन डॉक्टर का काम उसे अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेलना, या उस इदारे की तरफ से कुछ ऐसा लैक कर रहा है? ठीक है, इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल जिधर डॉक्टर्स नर्सेज सारे हैं तो देन ऑफ कोर्स वी शुड नॉट वायलेट द रूल्स एंड आवर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जहाँ तक जैसे पेनाडोल है, कैल्पोल, इस लेवल तक है, तो if the hospital policy allows nurses to they can give it just to calm down the patient for a while until the doctor arrives. लेकिन a prescription in totality that won't be a legal and an allowable act. हाँ, जो आउटरीच एरियाज़ है, जो हमारे रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे डॉक्टर्स की डिफिशिएंसी तो है ही, तो वहाँ पर विदाउट एनी अदर ऑप्शन नर्सेज जो है दे हैव टू प्ले देयर रोल। एंड अगेन
दे शुड ट्रीट देयर पेशेंट कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, वो फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट अक्यूट ब्लीडिंग से या अक्यूट फॉर एग्जांपल कोई हार्ट अटैक से इस तरह की चीज़ों से बच सके और टर्शरी केयर या जो वेल स्टेबल्ड हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन उसका ये कि उसके डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें कि मैं मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, डॉक्टर्स बनने की कोशिश तो नर्स कभी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि नर्स एक प्रैक्टिशनर हो सकता है। और ये वेस्ट में जैसे DNP डिग्री है, डॉक्टरेट ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर या नर्स प्रैक्टिस, तो वो दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, या फिर अभी एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस जो है अभी पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लॉन्च हुआ है पायलट उसका, तो दे विल बी ट्रेंड लाइक द रेजिडेंट मेडिकल जो रेजिडेंट है, तो वो फिर दे विल वर्क साइड बाय साइड विद द डॉक्टर्स इन कोलाबोरेशन एंड दे कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये देयर आर रेजिस्टेंसेस टू दिस फिनोमिनन इन पाकिस्तान, लेकिन अगर दुनिया में प्रिवेल हो रहा है और ये इंट्रोड्यूस हो चुका है तो दिन लेटर और सूनर इट हैज़ टू कम टू आवर कंट्री। नर्सेज भी तो उस लेवल के होने चाहिए ना। एग्जैक्टली, डेफिनेटली फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो इस लेवल पे आ सकें कि वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकें, और उनके थ्रू आउट प्रोग्राम्स में उनको ये टीच किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। मल्टीपल कोर्सेज हैं जिससे उनको बताया जाएगा कि बताया जाता है कि ये उन्होंने किस टाइम पे किस तरह से किस डायग्नोसिस पे कौन सी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करना है। वही बात है, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर के मुकाबले में मतलब एक आप उसको असिस्ट करने के लिए एक नर्स दे रहे हैं कि जो कि उसकी गैर हाजिरी में या मेडिसिन पेशेंट को लिख के दे सके, तो उसके लिए वो नर्स का उस लेवल का होना भी ज़रूरी। ये नहीं है कि मैं 2-4 मेडिसिन मुझे पता है या मैं कनोरा लगा लेती हूँ तो मैं मेडिसिन भी लिख के दे दूँगा। ये अपने साथ अपनी फील्ड के साथ भी और एक जो पेशेंट उसके साथ भी ज़्यादती होगी। नहीं, डेफिनेटली मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नर्सेस के इस लेवल पे कि वो उनकी डोमेन, जैसे डॉक्टर साजिद ने आपको बताया, वो इस डोमेन में नहीं आता, और हमारा नहीं ख्याल है कि अभी तक भी इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो नर्सेस परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो कि हम ना भी बताएं एज अ नर्स तो पेशेंट को खुद ही या पेशेंट के अटेंडेंट को खुद ही पता होता है। और पाकिस्तानी कल्चर में मैं ये कहूँगी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे पैराडोल ले ली, कोई और डायजेसिक पी है, उस तरह मतलब कोई पेन किलर्स हैं, कहीं थोड़ा सा दर्द हुआ तो आप जो है ना पेन किलर ले लें, एंटीबायोटिक लोग खुद ही शुरू कर देते हैं, हालांकि वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे प्रोग्राम तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक दफ़ा मेडिसिन जब जाते हैं किसी भी नियर बाय क्लिनिक पे, उन्हें लगा कि नज़ला जुकाम बुखार के लिए डॉक्टर ने यही दी थी, अगली दफ़ा वो उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगली दफ़ा वही डायग्नोज होगी, अगली दफ़ा कुछ और भी मसला हो सकता है, सिम्टम सेम हो सकते हैं बट उसकी डायग्नोज सेम नहीं हो सकती। अच्छा, जैसे अब देखते हैं डॉक्टर आए दिन डॉक्टर्स के लिए कुछ नई ट्रेनिंग्स आ रही होती हैं, डॉक्टर्स के लिए कुछ नई बुक्स, नई रिसर्च, हर चीज़ में तब्दीली आए दिन, क्योंकि उसका पढ़ना हर चीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पेशेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नया आ रहा होता है, उनकी ट्रेनिंग चल रही होती हैं। क्या इस तरह नर्सिस के लिए भी है कि आए दिन उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं या कुछ इस तरह दिन ब दिन कुछ नया उन्हें पढ़ाया सिखाया जाता हो? देखिए, नर्सिंग करिकुलम में अब ये हर इंस्टीट्यूशन में एक जैसा नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं अगर प्राइवेट सेटिंग की बात करूँ तो प्राइवेट सेटिंग में डिफरेंट टाइम पीरियड पे चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो रही होती हैं। लोग जो है ना वो अपने करिकुलम के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें, जैसे अभी कोविड-19 था, अच्छा खासा एक पेंडेमिक हम पे गुजरा है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ये जो है वो एक एडिशनल उस टाइम पे ना सिर्फ करिकुलम के अंदर बल्कि आपकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट स्ट्रेटजीज, हर चीज़ जो है ना उसको उस डोमेन के हिसाब से हमने अडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो इस तरह से ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कर रहे होते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशन में। और ज़ाहिर है जब तक एक टीचर ट्रेन नहीं होगी तो वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं कर सकती है, और जो अच्छी और केयरिंग नर्सेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक कि एक नर्सिंग एजुकेटर उस लेवल पे नहीं है। तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग, नर्सेज के लिए भी कोई एथिकली कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे डॉक्टर को एथिक्स मुकम्मल पढ़ाए जाते हैं? बिल्कुल है। हमारे करिकुलम में, BSN के करिकुलम में नर्सिंग एथिक्स का एक सब्जेक्ट है जो कि हम सेकेंड ईयर लेवल पे अपनी BSN के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। या मुझे लगता है यहाँ पेशेंट को, अटेंडेंस को भी ना एक एथिकल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। जब वो हॉस्पिटल एंटर हो तो मुकम्मल हदायत मौजूद होनी चाहिए कि आपने किस किस पे अमल करना है। डॉक्टर साजिद, आप मुझे बताइएगा, ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे नर्सेज जो हैं इनका फ्यूचर मुस्तकबिल क्या है, कैसा देख रहे हैं आप? मैं तो इसको बहुत
रोशन देख रहा हूँ कि उनके वक्त के साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको पीएचडी नर्सेज मिलेंगे, और आप देखेंगे कि नर्सेज इस वक्त रिसर्च में किस लेवल तक इन्वॉल्व है, और वो एक इंडिपेंडेंटली उनका कंट्रीब्यूशन जो है कम्युनिटी लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे वो कितना है। ठीक है, तो हर साल आप देख सकते हैं कि नर्सेज, फॉर एग्जांपल the institute where we work, our dean got the presidential award। तो इस तरह के लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, और जो कि बहुत सारे हाई लेवल मतलब पॉलिसी मेकिंग लेवल तक पे जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और मैंने ख़ुद फॉर एग्जांपल जो डॉक्टरल रिसर्च किया पाकिस्तान में बाहर के ग्रांट्स लेके, तो मैंने स्मोकिंग पे काम किया था, तो आई गॉट फिनोमिनल रिजल्ट्स ऑफ दैट स्टडी, जो कि हम बाकी मुल्क में भी ट्राई कर सकते हैं ऑन अ लार्जर स्केल। तो इस तरह नर्सेज जो है वो बियॉन्ड द बेड साइड केयर अपनी प्रैक्टिसेस और अपना स्कोप जो है उसको अभी सामने ला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। ठीक हो गया। पैगाम क्या देंगे ओवरऑल नाजरीन को? ओवरऑल नाजरीन को तो मैं यही कहूँगा कि नर्सिंग के बारे में कोई भी ओपिनियन या जजमेंट बनाने से पहले आप नर्सिंग का वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है उसको देख लीजिएगा। सही, ठीक है, नर्स का काम क्या है, और नर्स जो है वो इकोनॉमिकली दुनिया में जो है किस लेवल पे वो अर्न करती है, और फिर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, ना कि जस्ट एक कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल के ओपिनियन को सुन के आप सुनी बातों पे ना। ठीक हो गया। बुशरा साहिबा, आपका पैगाम नाज़रीन जी, को? डॉक्टर साजिद के ही पैगाम को एक्सटेंड करते हुए मैं कहूँगी कि नर्सिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। इसका इमेज काफ़ी हद तक बदल चुका है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद भी बदलेगा इंशाल्लाह। पहले की नर्सेस के मुकाबले में आज की नर्सेस की एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट हो चुकी है, बहुत एडवांस लेवल तक हो गई है। ठीक हो गया। तो अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहें तो ज़रूर थैंक यू सो मच। नर्सिंग जो है ना वो उसी लेवल की है और हम नहीं करवा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा साहब आपका, डॉक्टर साजिद साहब आपका। आप दोनों ने वक्त दिया, इतने अहम टॉपिक पे डिस्कशन की, एक अहम पेशे पे जो कम्युनिकेशन मुकद्दस पेशा है उस पर डिस्कशन की। बहुत सारे सवाल जो है वो क्लियर हुए। मज़ीद जो है इंसान को अल्लाह पाक ने अक्ल दी हुई है, शऊर दिया हुआ है, आप खुद थोड़ा सा पढ़ें, रिसर्च करें तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले एक शॉर्ट सी ब्रेक हमें लेनी है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ अहम है, इंटरेस्टिंग है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो टॉपिक इन डिटेल बताते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा टूरिज़्म है। देखिए, जब हम टूरिज़्म को देखते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। हर तरह की लैंड, हर तरह का वेदर आपको यहाँ पे मिलता है। इवन आपने देखा होगा कि अब तो बाहर के लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर। अब इस खूबसूरती को यूटिलाइज़ करना, अब इस खूबसूरती को यूटिलाइज़ करते हुए अपने मुल्क को, अब इसकी जो मुआशी सूरत हाल है उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस पे हम काम करें, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें, मिलजुल कर इस पे काम करें, तो यकीनन ये टूरिज़्म, ये टूरिस्ट जो हैं ये अपनी मुआशी जो हमारी ये बहरान है हमारे मुल्क का, उससे निकालने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं इस तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है, या हुकूमती सतह पे देखा जाए तो शायद उस तरह से काम नहीं हो पा रहा, उस तरह से तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा जैसा कि होना चाहिए था, जिस तरह से इसमें एक लोगों का रुझान टूरिज़्म की तरफ होना चाहिए था। इसको प्रमोट करने के लिए, इसको मज़ीद वर्ल्ड वाइड इसको उजागर करने के लिए उस तरह से हमारा रुझान नहीं है। जब इन जो हमारे जितने भी ये टूरिज़्म प्लेसेस हैं, जितने भी ये स्पॉट्स हैं, उनको जब हम उसकी सफाई की बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारी ज़िम्मेदारी आती है, और ये ज़िम्मेदारी हम नहीं निभा पा रहे होते। आसपास डस्टबिन है तो हम उसमें वो जो भी हम खाते पीते हैं, बारबेक्यू पार्टीज जो भी हमारी चल रही होती हैं, हमने वो उस डस्टबिन में नहीं डालना, वहीं पे वो हमने गंद कचरा फैला के हमने चले जाना, या फिर अपने एक बैग में हमने उसको अपने डाल के गाड़ी में नहीं रखना कि किसी जगह पे किसी डस्टबिन में हम उसको डाल देंगे। हमने उन जगहों को गंदा करना शुरू कर दिया। ये भी हमारी जिम्मेदारी थी जो कि हमने निभाना छोड़ दी है या कम कर दी है। तो ओवरऑल इसी पे हम बात करेंगे कि आया टूरिज़्म बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए
तो क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं टूरिज़्म को और कैसे इसको हम फ़रोग दे सकते हैं, कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है और किस तरह से ये टूरिज़्म जो है हमारी माशरी सूरत हाल को बेहतर करने में हमारी मदद कर सकता है। इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, अकरम अवान साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अकरम साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि सियाहत टूरिज़्म ये बेसिकली है क्या? क्या हम इसको मुकम्मल समझ नहीं पा रहे कि बस हमें लगता है हमने एक जगह पे जाना है, घूमना फिरना है, वापस आ जाना है। अब उस जगह को एक पॉजिटिव उसका यूटिलाइज़ करना, उस जगह को प्रमोट करना, उस जगह से अपने साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा देना, क्या ये टूरिज़्म है? बताइए। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिए मैं अपने इलाके की खूबसूरती और उसका थोड़ा छोटा सा आपको तारफ़ करवा। बेसिकली किस इलाके से हैं? मैं सून वैली है जी, खुशाब में। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये वैली पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली है और कदीम वैली है, ऐसे ही जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। ये एक कोस्तान नमक का एक खूबसूरत इलाका है। अच्छा। छोटे बड़े गांव से लेके सकेसर की टॉप की चोटी है जो 5000 फुट की बुलंदी पे है। बहुत ही पुरफजा मकाम है। क्या बात। और इसमें ये यहाँ पे झीलें, अच्छा, चश्मे, अच्छा खूबसूरत लैंडस्केप है वहाँ की। अच्छा पुराने अंग्रेज़ों के दौर के डाक बंगले, अच्छा चश्मे और लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। ये शुरू होती है आपके कलर कार से शुरू होती है, तो आगे ये कोस्तान नमक से होती हुई छोटे गाँव बड़े गाँव आती है, तो ये सकेसर तक जाके ख़त्म होती है। क्या बात। तो वहाँ पे लोगों का रुझान, जो हमारे टूरिस्ट है उनका वहाँ पे रुझान लोगों का घूमने फिरने का, वो किस तरह का है? पहले बहुत कम था। अच्छा। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, हाँ। तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी बनी है। तो लोग आते हैं। हाँ। तो हर साल पहले की निस्बत ज़्यादा लोगों की आमद बहुत ज़्यादा होगी। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि टूरिज़्म का स्कोप इसमें कितना ज़्यादा हो सकता है, या लोगों को अवेयरनेस किस कदर ज़्यादा है? अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पहले लोगों के जहन में सिर्फ मरी या पाकिस्तान के 4 मकामात थे, वो जहन में समाई हुई थी कि वही बस। हाँ, वो कुछ बस जगह। हाँ जी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया के दौर आए, तो अब लोगों को पता है कि हाँ। पंजाब में भी बड़े खूबसूरत मकामात हैं। अब लोग जाते हैं वहाँ पे। पहले हमें लगता था कि बस ये गिने चुने कुछ पहाड़ी इलाके हैं, बस वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बात की ना, हर तरह की लैंड आपको पाकिस्तान में मिलती है। आपने पहाड़ी इलाके में जाना है, अपने सहरा में जाना है, अपने जिस तरह के आपको लैंड पसंद है, जिस तरह का मौसम आपको पसंद है, आप वो मौसम, आप वो वेदर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सेहत की बात की जाए, क्योंकि हम शहरों में रहने वाले, अब देखें यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, एक बड़ी गैमा गैमा वाली ज़िंदगी है। तो ये जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, जितने भी ऐसी जगह हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की अगर मैं सेहत का आपसे पूछूं तो उनकी सेहत का क्या हाल होता है? क्योंकि आए दिन तो यहाँ लोग बीमार हो रहे होते हैं शहरों के अंदर। तो ऐसे मकामात पे लोगों की ज़िंदगी गुजारने का, उनकी जो सेहत के साथ कनेक्शन है, वो क्या है? नहीं, वहाँ पे ये है कि शहर की निस्बत बहुत कम होता है। सेहतमंद लोग हैं। सेहत तो बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से है। हाँ। लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपको हर चीज़ देसी और खालिस मिलती है, आबो हवा खालिस है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। आप उठते हैं, आपको बेहतरीन एक आबो हवा मिलती है। हाँ। वहाँ पे धुआं नहीं होता, इस वजह से सेहत पे बेशुमार असर। फिर आपको हाइकिंग करते हैं तो और ज़्यादा आपको आपके जो जिस्मानी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान की खूबसूरत मकामात की बात करें, नो डाउट हसीन दिलफरेब वादियाँ बड़ा खूबसूरत मकामात होते हैं, और जैसे बात भी करें कि हर तरह की लैंड आपके पास मौजूद है। आपका मुल्क एक जन्नत का समा पेश करता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमने इस जन्नत को उस तरह से कायम साफ सुथरा रखा हुआ है? नहीं, मैं आप कभी हुनजा में जाए ना, वहाँ पे उन्होंने जो लोकल वहाँ के लोग हैं, वहाँ उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि जगह जगह पे उन्होंने वो बैनर भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे कचरा वगैरह या शापर, वहाँ पे आप शापर फेंके फौरन आपको छोटा बच्चा भी होगा ना वहाँ का, उठा के ले जाते हैं कि भाई इसको उठाएं। अच्छा। वहाँ पे आपको बिल्कुल पोल्यूशन या गंदगी नजर नहीं आएगी। वैसे कितने अफसोस की बात है ना अकरम साहब कि हमें वहाँ पे ये लिख के लगाना पड़ रहा है कि यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, जबकि हम देखें हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमारा, यहाँ पे लिखा होने के बावजूद भी लोग फेंकते हैं। और जब मतलब हम इस्लाम की बात करते हैं, हमारा तो मजहब भी कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इसके बावजूद हमें लिख के लगाना पड़ रहा है कि यहाँ पे आप साफ सफाई का जो है वो खासा ख्याल रखें। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए
रैपर लोग फेंक देते हैं, शापर फेंक देते, खाने पीने की चीजें फेंक देती हैं। डस्टबिन के उससे साथ माहौल ज्यादा गंदा नीचे होता है। कचरा गिरा पड़ा होता हाँ है, जी। डस्टबिन पड़ी होती है लेकिन साथ नीचे कचरा। हाँ जी, आप झील सैफुल मालूक में 10 साल पहले का देखें और अभी का देखें, वहाँ हाँ। क्या सूरत हाल है। हाय हाय। वो बोतलों से भरा हुआ, ये हाँ। शापर इन चीज़ों से भरा हुआ होता है। तो ये तो हमारे अपने बस में, हम अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दे सकते हैं कि आपने ये चीज़ छापर में डालनी है, दूर फेंकनी है। वो तो बच्चों के सामने वो एक्ट करेंगे तो बच्चे देख के वो इस देखेंगे, चीज़ बिल्कुल को ऐसे कि ही। भाई बड़ों ने जो है वो जो खाया पिया है वो इकट्ठा करके एक डस्टबिन में फेंका है, हाँ ना जी। कि जिस जगह पे हम पिकनिक मनाने गए थे वहीं पे सारा कचरा फेंक के आ गए। वो तो देखेंगे कि बड़े वालिदैन भाई जो भी साथ उनके गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस बिल्कुल चीज़ को ऐसे ही। देखेंगे। हाँ जी। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो इन नॉर्दर्न एरियाज़ का जो रुख है वो गर्मियों में करते हैं। जी जी। इसके क्या वजह है? क्या वो ठंडे इलाके होते ठंडे हैं, इलाके होने खूबसूरत की वजह से। ज़्यादा लग रहे होते हैं? एक तो वहाँ पे ये होता है ना कि जून जुलाई में हाँ हरियाली होती है हर तरफ, हाँ। ठीक है, फिर मौसम भी थोड़ा बेहतर होता है वहाँ। अच्छा। पंजाब की निस्बत लोग जाते हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ के एक खूबसूरती जो उसमें इजाफा हो जाता है। जी। गर्मी में अगर हम बिल्कुल। बात करें तो लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए ज़्यादा जाते उस हैं। जगह का रुख कर लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकॉनमी के अंदर हमारे जो एक मुल्क एक मुआशी बहरान का एक सामना है, उसमें ये टूरिज़्म अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अपने ओवरऑल हम अपनी इकॉनमी को, सिचुएशन को देखते हैं कि महंगाई है, हर इंसान इस चीज़ का रोना रो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम इन प्लेसेस को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, रास्ते हमवार कर दिए जाएं, वहाँ के उनका रहना आसान कर दिया जाए, तो क्या ये आप जो हम लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा रोज़गार बन सकता है? असल में जो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो देना सेहत को, ये जो इंडस्ट्री साइड पे लेके जाए, तो आप देखें ना, जब बाहर से लोग आते हैं तो आपके इलाके में, जी ठीक है, आप वहाँ पे बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार के मौके भी होंगे, सड़कें अच्छी होंगी तो लोग बाहर से आएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, वहाँ पे सहूलतें देंगे, खाना पीना अच्छा होगा, ठीक है। होटलिंग होगी, तो लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार अभी भी वहाँ पे ये जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जितने भी ये टूरिज़्म हमारे स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पे महंगाई के हवाले से देखा जाए, हॉटलिंग के, यहाँ पे जितने भी वो एक घूमने फिरने की प्लेसेस हैं, वहाँ पे ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है? क्या लोगों का रवैया, या ये जो हम बेरोज़गारी की या महंगाई की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन को वहाँ कैसे देख रहे हैं? असल में होता ही है कि कई इलाके जो है ना, वहाँ पे आप देखें ना, या मरी चले जाएं, वहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने रेट इतने बढ़ाई हुई होती हैं। ठीक है, अगर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं कि आया इन प्लेसेस पे रेट्स का क्या सीन है और वहाँ पे ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों का रवैया कैसा है, इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें टूरिज़्म के हवाले से, और अपने जब मुल्क की माशी सूरत हाल देखते हैं तो उसमें टूरिज़्म जो है वो अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से इस टूरिज़्म के थ्रू, या ये पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ खूबसूरत एरियाज़ हैं उनके थ्रू हम अपने लोगों को इस बेरोज़गारी से निकाल सकते हैं, उन्हें एक बेहतर रोज़गार जो है वो दिया जा सकता है। तो इसी पे हम बात करें, अकरम साहब हमारे साथ हैं। अगर हम बात हो रही थी ओवरऑल, हम जब हम टूरिज़्म प्लेसेस की बात करते हैं या टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ पे उनको बेसिकली किन इश्यूज़ का, किन मसाइल का सामना होता है, वहाँ के लोगों की तरफ से लेके खाने पीने के हवाले से लेके, या वहाँ पे जो उन्होंने रहना है हॉटलिंग उस हवाले से लेके, या अगर हम देखें तो रास्तों का हमें नहीं पता होता, तो इस हवाले से वहाँ यहाँ से जो एक टूरिज़्म के लिए जो जा रहा है, टूरिस्ट जो जा रहा है, उसे किन इश्यूज़ का या मसाइल का सामना हो सकता है? आपने बात की लोगों की, वहाँ के लोग जो है ना बहुत ही मेहमान नवाज हैं। अच्छा। खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई आपको मसला हो, तो लोग आपकी बच्चे बड़े सारे आपकी हेल्प को आ जाएंगे, क्या बात, आपकी मुकम्मल हेल्प करेंगे। अच्छा। तो दूसरी बात आपने की, वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर आप लाहौर से आते हैं तो लिल्ला इंटरचेंज है, लिल्ला, वहाँ से आप एग्जिट करते हैं, अच्छा। वहाँ से आप आगे जाएं तो एक नई बड़ी ज़बरदस्त कारपोरेट रोड बनी है, वो पुछाल कलां तक जाती है। वहाँ से आगे फिर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। TTCP ने बहुत काम किए वहाँ पे, वहाँ पे पॉइंट्स बनाए उन्होंने, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा खाने पीने के लिए भी होटल अच्छे हैं, कम है लेकिन बहुत अच्छे होटल हैं जो है ना। अच्छा, आप एक स्पेसिफिक जगह की बात करें, यानी कि जिस एरिया से आपका ताल्लुक है, वहाँ की स्पेशल खाने की डिश कौन सी है जो लोग बड़े शौक से पसंद करते हैं, खाते हैं? हलवा वहाँ की मशहूर सौगात है, मीठा। हाँ जी, जो गंदम देसी घी वगैरह से बनते हैं और वो बहुत पसंद किया जाता है। उसका कोई स्पेशल कोई नाम? ढोडा,
ढोडा। बोलते हैं। ओके, इसके अलावा और उस एरिया की कोई ख़ास वजह खासियत क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे, अब जैसे आपने कहा कि पहले रश नहीं था लेकिन अब लोगों का रुझान है, जी, तो कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास वजह ये भी है कि एक तो वहाँ पे अप्रोचेबल एरिया है। अच्छा। पहले आप जाते थे मरी या स्वात या हाँ। वो लंबा सा आपको बहुत टाइम निकालना पड़ता है, तो ये ऐसी जगह है कि आप एक दिन में वापस आ सकती हैं। या अगर हम इस्लामाबाद से बात करें तो यहाँ इस्लामाबाद से लेके उस एरिया तक कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लग जाता है ट्रैवलिंग? आप इस्लामाबाद से जाते हैं सबसे पहले आपको कलर कार जाना पड़ता है, कलर का है, ठीक वहाँ है। से आप एग्जिट करते हैं कलर कार, अगर इस्लामाबाद से जाएंगे तो कलर कार से कलर एग्जिट कार करेंगे। कलर अच्छा। कार भी आपको पता है बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे भी TDCP के रिसोर्ट है बनी हुई है, और वहाँ से आगे फिर आपको तकरीबन 1 घंटा लगता है और वो वैली शुरू हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे झीलें हैं, एक बेकी झील बहुत मशहूर है। किस नाम से? हाँ जी, उछाली झील है, अच्छा। जालर झील है। और इन झीलों की खास बात ये है कि जो सर्दियों के जो 3 महीने होते हैं ना, साइबेरियन परिंदे बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं, अच्छा। और उनको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। अच्छा, अब होटलिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा इशू आता है लोगों को वहाँ पे रिहाइश के लिए, जी, जी। क्योंकि रेट्स बहुत हाई होते हैं। वो अगर हम किसी भी एरिया की बात कर ले, लोगों ने अगर कहीं जहाँ कहीं भी ये हमारे जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा शिकवा शिकायत ये होता है कि वहाँ की जो रिहाइश है वो बड़ी महंगी होती है। नहीं नहीं, वहाँ पे रिहाइश महंगी नहीं है। हाँ। वहाँ पे अगर आप एक AC वाला कमरे भी लेते हैं ना, तो 5,000 में आपको फैमिली रूम मिल जाता है बेहतरीन, झील के ऊपर ही। अच्छा, यानी एक TDCP खूबसूरत वालों ने- व्यू के पास आपको जी, जी। 5,000 में कम से कम जो है एक अच्छा रूम, फैमिली रूम। रूम मिल जाता है। अच्छा। हाँ जी, रिहाइश इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है वहाँ पे। प्राइवेट भी गेस्ट हाउस बनी हुई है। हाँ। TDCP वालों ने वहाँ पे बहुत काम किए। ठीक है। वहाँ पे कश्तियाँ, और आजकल तो वहाँ पे फ्लोट जेटी है जिसके ऊपर आप फैमिलीज बल्कि बहुत जाती हैं बर्थडे मनाने के लिए। अच्छा, उसके ऊपर ओके। यानी बर्थडे के लिए भी एक अच्छा स्पॉट है। गाइडेंस के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ लोग, हमें गाइडेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि हर जगह, हर एरिया, हर रास्ते का या उसकी खासियत का हमें नहीं पता होता। तो क्या ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो टूरिस्ट को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सके? आपने कहाँ रहना है, क्या खाना है, घूमने के लिए कौन सी अच्छी जगह है, आपने किस रास्ते पे ट्रैवल करना है? जी जी, मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, लोकल लोग मिल जाते हैं। अच्छा, लोकल मिल जाते हैं। रवैया क्या ओवरऑल कैसा होता है सबका? यानी कि कोई तल्ख टूरिस्ट के साथ कोई तल्ख कलामी, तल्ख रवैया, या एक मेहमान नवाज उनके साथ एक कनेक्शन रहता है? नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो मेहमानों की इज्जत करते हैं अच्छा। और हर मरले पे उनकी मुकम्मल हेल्प करते हैं। जो भी उनको मालूमात चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत हो, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक। कहा जाता है कि जब भी, अब जैसे अब ये एक सीज़न शुरू भी हो गया, लोगों ने अब इन एरियाज़ का रुख करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस गर्मी की शिद्दत से भागेंगे, एक अच्छे एरिया का रुख करेंगे, ठंडे इलाके का। तो ये चीज़ सुनने में आती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी जाती है सीज़नल, यानी उन्हें पता होता है कि ये अब सीज़न है, इस पे इन्होंने एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा तगड़ा मोटा पैसा कमा सकते हैं, तो वो रेट से ज़्यादा लोगों से डिमांड करना या उनसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे भी ये एक सीन है, या जो एक रेट चल रहा होता है एक नॉर्मल, उसी पे ही रहते हैं? नहीं नहीं, नॉर्मल रेट्स होते हैं जो मार्केट रेट है। ऐसे नहीं है जैसा आप दूसरे इलाकों मरी वगैरह में जाएं हाँ। तो वो 100 गुना ज़्यादा ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हाँ। नॉर्मल जो मार्केट रेट है। हाँ। एक तो ये वजह है कि शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ पे लोग कम आते हैं मरी की निस्बत, इस वजह से भी, और वैसे भी। अच्छा, आपने अभी तक पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे एरियाज़ घूमे हैं जो आपको लगता हो कि बहुत खूबसूरत हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया को विज़िट करना चाहिए? मैं सकरदू का इलाका मुझे बहुत पसंद है। हाँ। अस्तूर वो सारा घूमा है मैंने। सकरदू आगे गांची, वो सारा इलाका बहुत खूबसूरत है सकरदू का। ठीक। तो आपने क्या उन इलाकों में जब आप विज़िट के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो सफाई का जो निज़ाम था वो आपने कैसा देखा? बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। वहाँ पे गंदगी नहीं है जितनी हमारे ये मरी या पंजाब में होती है, वो बात नहीं है वहाँ पे। वजह क्या है कि वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जब अपने पंजाब की बात या यहाँ पे जितने ये टूरिज़म स्पॉट्स हैं, इन पे सफाई का उस तरह से ख़ास निज़ाम नहीं है? वजह, रीज़न, डिफरेंस क्या हो इसमें? उसकी वजह ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं ना मकामी, वो भी मना करते हैं, और जो सख्ती की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सख्ती की हुई है इन अच्छा। मामलात में। वहाँ पे आपको रैपर या गंदगी फेंकने नहीं देती। तो इसमें आपको नहीं लगता कि हमें हर जगह फिर ये अब सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी टूरिज़म स्पॉट्स हैं ये हमारा बड़ा कीमती असासा है,
बिल्कुल। क्योंकि अब आप देखें वेस्ट या अब्रॉड से लोग जो हैं गोरे जो हैं वो अब घूमने के लिए आपके पाकिस्तान का और इन एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप नहीं समझते कि अब वो कहते हैं ना कि प्यार की ज़बान कोई नहीं मान रहा, तो फिर डंडे की ज़बान इस्तेमाल की जाए, अगर आप फिर सख्त हुआ जाए कि लोगों को कि आप अपने जिस तरह अपने घर का ख़ास ख्याल साफ़ सफाई रखते हैं, तो ये पूरा मुल्क भी आपका घर है, तो इसको साफ़ सुथरा रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। जो घूमने जा रहे हैं वहाँ पे आप उस खूबसूरत इन्वायरमेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको साफ़ सुथरा भी रखा जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, कौमी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम खुद पहले सबसे पहले हम खुद अमल करें उस पर। हाँ। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आजकल तो कूड़ेदान लगी हुई होती है, आप बजाय वो पानी में फेंकने की उसमें डाल दें, आपको देख के आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो यानी कि ये साफ़ सफाई का निज़ाम हमने खुद बेहतर करना है अपने, ये तो हमारे अपने बस में है ना। बस बिल्कुल बस में है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे। अगर अमल ना करें तो फिर ये इस इंतज़ामिया को सख्ती करनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी टूरिस्ट को कोई इशू आ रहा है कि किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है जगह के हवाले से, वहाँ की रिहाइश के हवाले से, वहाँ के लोगों के हवाले से, जब हम देखते हैं किसी किस्म की कोई तल्ख कलामी हो जाती है, क्योंकि ऊंच नीच हर जगह कहीं ना कहीं पाई जाती है, 19-20 हो जाता है, तो इस तमाम तर इशूज़ या तमाम तर मसाइल को लेके क्या वहाँ पे कोई ऐसा अथेंटिक कोई इदारा या कोई ऑफिस मौजूद होता है कि बंदा जो टूरिस्ट है वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सके? जी, वहाँ पे TDCP वालों का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट या आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो आपको मुहैया करते हैं। और उसके अलावा लोकल इंतज़ामिया जो है, AC साहब का ऑफिस है, पुलिस है, आपको फैसिलिटेट करते हैं मुकम्मल। अच्छा। यानी आपको कभी मैंने भी नहीं सुना कि कभी किसी ने कंप्लेंट की हो कि हमें लोग तंग करते हैं मकामी या, अच्छा। बल्कि वो तो खुश होते हैं कि लोग बाहर से आते हैं। हाँ। चलो इसी बहाने हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी। अब भाई प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जितने भी ये टूरिस्ट जाते हैं ये साथ साथ उस जगह को, उस एरिया को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, तो यकीनन वहाँ के लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी यहाँ इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें भी ज़रा लहजा अपना नरम रखना है, किसी किस्म की कोई तल्ख कलामी नहीं करनी। लेट नाइट टूरिस्ट का निकलना, वहाँ उस जगह को देखना, घूमना, तो क्या वो फैमिलीज़ या ख़वातीन के लिए सेफ़ सिक्योर है? किसी किस्म के कोई मसले मसाइल जैसे हरासमेंट के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे छोटे बड़े गांव हैं, कोई इतना बड़ा शहर तो है नहीं। अच्छा। लेकिन आप आसानी से घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई आपको कहीं पे भी कोई, यानी कोई चोरी चकारी का कोई मसला नहीं है? कुछ भी नहीं। क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें भी गर्दिश की थी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में स्नैचिंग के बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। टूरिस्ट जितने भी ये टूरिस्ट गए हुए थे, कुछ ना कुछ किसी न किसी का कोई ना कोई हैपनिंग ज़रूर हो रही थी। तो क्या इस एरिया में, आपके एरिया में ऐसा कोई मसला, कोई मसला है स्नैचिंग का? अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला नहीं दरपेश हुआ। ठीक। अच्छा, कोई ख़ास ऐसे अगर मैं बात करूँ हर जगह की, हर एरिए की कोई एक ख़ास वजह, कोई ख़ास कोई स्पेशल होती है लोकेशन के हवाले से, खाने के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, तो आपके एरिया की बात करूँ तो उसमें ऐसी क्या अट्रैक्टिव चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है कि भाई इस चीज़ को देखने के लिए तो हमने जाना ही जाना है? ये वहाँ पे आप जाएं ना, आपको लश ग्रीन एरिया मिलता है, चरागाहें, अच्छा। शिकारगाहें, हाँ। वहाँ पे बड़ी बड़ी, आपको पहले भी बताया कि झीलें हैं वहाँ पे, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल, ना इतना रश होता है लोगों का, आप सुकून के साथ फैमिली के साथ जाएं, वैसे जाएं तो आप इंजॉय करेंगे वहाँ पे। आपको कोई मतलब तंगी नहीं होगी वहाँ पे। यानी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो हमें नहीं मिलती है। बागात हैं, क्योंकि जो मुसलमान फातेह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने वहाँ पे बागात उगाए थे बकायदा। अच्छा। कन्वर्टी गार्डन बहुत मशहूर है। ठीक हो गया। नाजरीन को पैगाम क्या देंगे, मैसेज क्या देंगे आप उन्हें? बस आपके चैनल की तरफ से नाजरीन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी पॉइंट पे जाएं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, अपनी और उस इलाके की खूबसूरती का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये मुल्क ये बड़ा ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया इकरम साहब, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये कह रहे नाज़रीन, जब हम सियाहत की बात करते हैं, जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपका मुल्क बहुत खूबसूरत है। आप अब्रॉड जाते हैं, आप अगर अपने मुल्क पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरती यहाँ पे मौजूद है। ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी डाइट से मुतालिक है। देखिए, जब आप अच्छा खाए पिएंगे, हेल्दी डाइट होगी तो आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी में कुछ ऐसा खा लिया जो कि आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं था, आप बीमार पड़ सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो उस डाइट की वजह से आ सकती हैं। आपकी पूरी दिन भर की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर हम देखें अपने बच्चों की बात करें, जिन्हें हम उस तरह से हेल्दी डाइट नहीं दे रहे, एक बैलेंस डाइट उनकी नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। बच्चा बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहा है, ये भी डाइट की वजह से है। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, ये भी डाइट की वजह से है। बच्चे का वज़न या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत ही कम है, ये भी डाइट की वजह से ही हो रहा है। और जब हम बड़ों की बात करते हैं, बड़ों में आजकल नौजवानों में देखें, वो बीमारियाँ जो हम कहते थे कि 30-40 जब क्रॉस कर जाते हैं तो बीमारियाँ आती हैं, वो बीमारियाँ आज हमारे नौजवानों में हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, उनमें चिड़चिड़ेपन का शिकार, उनमें एक गुस्से की कैफियत का आना, ये भी हमारी डाइट से रिलेट करता है। हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स की याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, जो कि एक सुनने में आ रहा है कि मैं बातें भूलने लग गया हूँ या लग गई हूँ, मुझे बात करते करते याद नहीं रहता कि आया मैं अगली बात में क्या करने वाली थी या क्या करने वाला था। ये भी रिलेट करता है हमारी डाइट के साथ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां ख़ासकर जो हैं वो हम में जन्म ले रही हैं सिर्फ इसलिए हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। तो जनाब, अपनी डाइट पे तवज्जो देना, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में मैं ख़ासकर जहाँ हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं वहीं पे बात करूँगी, क्योंकि समर शुरू हो चुका है और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सीज़न में, इस मौसम में अपनी खुराक का ख्याल रखना ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो ग्रूम होते हैं, ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। तो कैसे अपने आप को हमने इस मौसम में बीमारियों से बचाना है, कैसी डाइट होनी चाहिए, कौन से मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रंग बिरंगे शरबत हमें हर जगह मिल रहे हैं। तो आया क्या वो शरबत हमारे लिए सही है, हमारी सेहत के लिए, या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर बरीरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बरीरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले नाज़रीन को बता दें, डेफिनेशन बता दें, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट, इफ़ वी टॉक अबाउट साइंटिफिकली, ऑल न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, हमारी पूरे दिन की खुराक ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें ये सारे न्यूट्रेंट्स अवेलेबल हों। ठीक है, हमारी खुराक डेली बेसिस पे, और उसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, कितने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स लेने हैं। इनमें से कोई भी एक हम अगर कम लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी होगी, हर इंसान में होगी, और वो डेली बेसिस पे नीड है। जिस तरह एक जनरल जो भी आप लोग चीज़ लेते हैं, बिस्किट्स लें, कोई भी हर चीज़ लेते हैं, तो वहाँ पे एक लेबलिंग होती है कि आपकी 2000 कैलोरीज, एक स्टैंडर्ड बस बनाए हुए हैं कि एवरेज पर्सन को 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। फिर उसको कैलोरीज की डिवीजन है कि इतने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, यानी आप 100% कैलोरीज ले रहे हैं तो 45 to 55% कार्ब्स लेने हैं डेली आपने, 10 to 20% प्रोटीन लेनी है, 25 to 30% फैट्स लेने हैं, जो कि हमें कैलोरीज देते हैं। इसके अलावा होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमें कैलोरीज नहीं देते। इस हवाले से मैं थोड़ा सा साथ एक करूँगी, बहुत जनरल पब्लिक मल्टीविटामिन्स लेते हैं, और फिर कुछ लोग उस बारे में बात करते हैं कि मैं फलां मल्टीविटामिन ले रहा था, मेरा वेट गेन हो गया। अच्छा, ये बड़े शौक से हम करते भी हैं। और ये जो आपने बात की ना कि मेरा वजन का बढ़ जाना, ये मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन ये एक मिथ है। इसलिए कि कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से मिलती हैं, मल्टी विटामिन्स और मिनरल से तो हमें कैलोरीज मिलती ही नहीं है। तो जो मल्टी विटामिन हम लोग खाते हैं, दीज आर जस्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स, उससे कैलोरीज नहीं मिलती, तो वेट गेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस हवाले से ये कि ये कॉन्सेप्शन है कि मिथ कह लें आप, कि जी मैंने तो फलां खाया, और फिर वो नहीं खाते, फिर डाइट से भी नहीं प्रॉपर ले रहे होते, तो एट द एंड फिर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो डेली बेसिस पे ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स साथ होने चाहिए। और ये किस किस से हमें मिलेंगे? अच्छा, इसका अगर हम लोग मेजर बात करें तो जिस तरह देखिए, अगर हम जनरल पब्लिक के लिए बात करें तो अंडा, दूध, गोश्त, सब्जी, फल, और फिर ग्रेन्स आ जाते हैं जिसमें रोटी, चावल, पास्ता, मैक्रोनीज, ये चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अल्लाह ने जो हमारे लिए चीज़ें उतारी हैं, जो हलाल चीज़ें, उन सब में ये मौजूद हैं, अगर हम लोग एक बैलेंस तरीके से लें। अपनी एक प्लेट हमें जो है वो डिज़ाइन करना आ जाए कि हमने कितनी कितनी चीज़ें डेली रूटीन में खानी। बिल्कुल, एक बैलेंस डाइट की आजकल एक अगर मैं आपको शो करवा सकती तो एक प्लेट, लाइक फॉर एग्जांपल आप लंच करने या डिनर करने बैठे हैं, एक हमारी प्लेट है, तो उसका जो हाफ पार्ट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से होना चाहिए। लेकिन लाइक यानी कि अगर आप पूरे दिन में जो भी खा रहे हैं, तो एक कंसेप्शन दे रही हूँ कि एक राउंड प्लेट है, तो हाफ पार्ट आपका फ्रूट्स वेजिटेबल से होना चाहिए, जो 1/4 पार्ट है वो प्रोटीन, यानी कि लाइक एग, मीट, कुछ ऐसी चीज़ें, और जो 1/4 जो लास्ट पार्ट है वो ग्रेन से, जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि रोटी,
चावल जो भी है, पास्ता वगैरह, ये चीज़ें। तो मेन फोकस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि हमारी कम्युनिटी में आजकल जस्ट इग्नोर हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, हामला ख़वातीन, उनके लिए एक डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें क्रेविंग हो रही है हमने वो खाना है, क्योंकि भाई मुझे तो उसकी क्रेविंग हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो खाना तो मुझ पे फ़र्ज़ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये सही है, या अगर ओवरऑल देखें तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? अच्छा देखिए, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन भी है, ठीक है, हमारी देखें कम्युनिटी में माएँ, हमारी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स की माएँ जो होती हैं कि नहीं तुम खाओ खाओ, तुमने एक का नहीं दो का खाना है, ऐसे ही वो चाहे करते अच्छा, करते उसका ये डबल चीज़ ये मैंने भी बड़ा सुनी है अपने बुजुर्गों से। बिल्कुल। अब तुमने एक का नहीं दो का खाना है, अब भले ही वो उसके पेट में जगह हो ना हो, उसका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, लेकिन जबरदस्ती खिलाना है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो भी स्टेजेस होती हैं कि लाइक देखिए बेबी बिल्कुल फर्स्ट डे पे नहीं ऐसा वो होता कि जी फुल उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो। तो वो ये होता है कि अगर मैं आपको जनरली बताऊं 1500 कैलोरीज अगर एक वुमेन ने लेनी है तो प्रेगनेंसी में जस्ट 300 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, लाइक 1800। अच्छा। लेकिन वो जब उनको वो इतना फैट खिला देते हैं, मतलब इवन पंजीरियाँ चल रही हैं ये सारा कुछ, तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंट वुमेन ने भी यही चीज़ें लेनी है जो हम अभी बात कर रहे थे, माई प्लेट की, के अंडा दूध गोश्त सब्जी फल इस तरह लेना है, बट कैलोरीज जस्ट 300 ज़्यादा लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो उनका इंटेक थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डबल कर दें कि ट्रिपल कर दें कि भाई एक का नहीं तुम दो का खाओ, ऐसा नहीं है। और ये है कि वही चीज़ें खानी है, बट ये होता है कि ओब्वियसली जिस तरह आप क्रेविंग की बात कर रही हैं, तो ये होता है कि नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं जी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमने कर लिया, तो ऐसी फीमेल का ये होता है कि वो बार बार खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें, कोई कैलोरीज वही करें, उसकी डिवीजन ये कर लें कि बार बार खा लें, अपना थोड़ा थोड़ा करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा खाते रहें, लेकिन बार बार खाते रहें। आप वो सुबह दोपहर शाम का एक 3 टाइम आप मुख्तस ना रखें, आप 3 की बजाय 6 टाइम खा लें, 8 टाइम खाएं, 10 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एक ही प्लेट बार बार भर कर। हाँ, ये ज़्यादती आपने अपने साथ नहीं करनी। अगर ये तमाम जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जिन तमाम विटामिन्स की, अगर वो हम पूरे नहीं करते, तो ये जो ग़िज़ाई कमी है हमारी बॉडी में, ये किस किस्म के बीमारियों की तरफ जो है वो हमें लेके जा सकती है? कौन से खदशात लाहक हो सकते हैं? डिफरेंट देखें, मेजर हम न्यूट्रिएंट्स की भी अगर बात करें, कार्ब्स प्रोटीन फैट की भी, अभी आप जिस तरह यादाश्त की भी बात कर रहे थे, हमारी जनरल पब्लिक में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्रोटीन, विटामिन B12 यूजली हमें मीट पोर्शन इन चीज़ों से मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन जिस तरह हैं, मतलब उन लोगों ने ना एक की तरफ जाना है ना मीट की तरफ जाना है, तो वो विटामिन डेफिशिएंट होंगे। जो क्योंकि अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने एक ही चीज़ में सारी ग़िज़ायत नहीं रखी। फॉर एग्जांपल ये कार्ब्स प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स सारे आपको दूध से नहीं मिलेंगे, सारे टोटल आपको मीट से नहीं मिलेंगे, हर चीज़ में अल्लाह ने अलग अलग ग़िज़ायत रखी है। बिल्कुल, इसीलिए तो अल्लाह ने ये चीज़ें उतारी कि हर चीज़ इंसान ले, और डेली रिक्वायरमेंट में भी ये सारी चीज़ें हैं। हर सीजन का जो आपकी बॉडी को जिस मौसम में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह पाक की तरफ से हमें मुयस्सर है। अभी आप जिस तरह समर की आप बात कर रही हैं, अब मैंगो सीजन आएगा, लोग कुछ घरों में ये होता है कि भाई गर्म है ज़्यादा नहीं खाने, तो वो फिर मैं ये बात करती हूँ अगर गर्म है तो अल्लाह गर्मियों में फिर ना उतार, ठीक है। ऑरेंजेस जिस तरह पे आप थोड़े से अकल दौड़ाए ना, आप इस पे सोचें कि अगर वो गर्म है तो अल्लाह ने हमारे लिए जिस मौसम में पैदा किया तो वो हमारे लिए हेल्पफुल ही है। बट अगेन वही जिस तरह भी आप बात करें कि एक्सेस करेंगे तो फिर तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। जिस तरह ये न्यूट्रिएंट की मैंने आपको बात की, तो एक डेली रिक्वायरमेंट है कि इतनी आपने डेली लेनी है। अगर कोई कम लेगा तो वो डेफिशिएंसी में जाएगा, बट अगर कोई ज़्यादा लेगा तो एक्सेस में जाके उसकी भी डिजीज़ हैं। अब जिस तरह ये हद से ज़्यादा या कम दोनों में ही नुकसान है, इसीलिए तवाज़ुन, बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा की हम बात करते हैं कि जितनी ज़रूरत है बॉडी की वो लें, ज़्यादा लेंगे तब भी आप बीमारियों की तरफ जाएंगे। अब जिस तरह भी आप बात करी थी कि किस तरह हम लोगों को लेना चाहिए, अब अगर एक फ़ैट की ही हम बात करें, यूजुअल कंसेप्शन है कि जी नहीं बस बुरे ही होते हैं, चिकनाई बुरी ही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि गुड फैट ऐसे भी हैं जिनकी कमी से भी इवन कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं सिर्फ। लेकिन ये कंसेप्शन ये कि नहीं चिकनाई ज़्यादा खा ली, इसकी तो टोटल चिकनाई बंद कर दो, दिल का मरीज़ है, बट ज़्यादा ऑयल खाने से आपको कार्डियक इशू हो रहा है। इवन क्योंकि बैड फैट गुड फैट दोनों है, अगर गुड फैट भी बॉडी में कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कैलोरीज की डिस्ट्रीब्यूशन बताई, तो फैट जो है प्रोटीन से ज़्यादा हमने लेने हैं। अच्छा। इसलिए कि गुड फैट भी हमें चाहिए, जिस तरह नट्स में हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में हो जाते हैं, फिश है, फिश ऑयल बहुत अच्छा है। हमारा तो कॉन्सेप्ट है सर्दियों में खाना है, गर्मियों में नहीं खाना, ये गर्म होता है। बिल्कुल, ये एक कॉन्सेप्ट। इसी वजह से आप देखिए हमारे पाकिस्तान में जो सीज़न है वो गर्मियों का ज़रा लॉन्ग रहता है, विंटर सीजन 2-3 मंथ्स का। अब वो 2-3 मंथ्स में बस आप लोगों ने फिश भी खा ली है, ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म हम लोगों ने नहीं लिया तो उसकी एट द एंड डेफिशिएंसीज होगी। जब आप इवन विंटर के स्टार्ट में अगर आप टेस्ट वगैरह करवाएं तो हर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट निकलेगा। गर्मी थी, बाहर तो कोई निकलते नहीं है, हमारी कोशिश होती है अंदर एसी में बैठे हैं, बाहर गर्मी में तो जाए ना। सर्दियों में इतना सन
शाइन नहीं होता बिल्कुल। तो वो गर्मियों में ना हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स खाए होते हैं, एग को भी लोग जी गर्म है वो खा के, वो मैं बल्कि मजाक में हमने कहना है हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको विटामिन डी की कमी जब ये होगा, ये कुछ इश्यूज होंगे तो फिर तकलीफ तो होगी जिस समय। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं कि फिर उन पेशेंट्स को कि फिर क्या होता है, एट दिन यही डिजीज़ लेके फिर वो मेडिकल उनके पास जाएंगे और फिर क्या होगा एट दिन मल्टीविटामिन वही है जो आपने डाइट से नहीं लिए थे तो अब आपको देने पड़ेंगे। तो वो कैलोरीज पूरी कर, वो न्यूट्रेंट आपके पूरे करने के लिए आपको मल्टीविटामिन पे जाना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप ये डाइट में लें, कोई गर्मी सर्दी कोई नहीं है, अंडा दूध गोश्त सब्जी फल सब खाना है आपने, और सर्दियों में भी खाना है गर्मियों में भी खाना है। मैं मजाक में कह रही थी, ये कुछ लोगों की मिथ होती है कि अंडा हम इसलिए नहीं खाते कि हमें ब्लड का कोई इशू है, ये ब्लड प्रेशर हाई लो का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बारे में देखिए अगेन वही कि जो अल्लाह ने चीज़ें उतारी हैं वो नुकसान देनी है। जो हम लोगों ने खुद एडिशन कर लिया है ना, बचपन से आदत डाल देते हैं, बच्चे को भी बॉयल एग देना है तो ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करके, वो फिर आदत बनती जाती है। लाइक अब हमारी एज आ गई है तो हम लोगों को फिर आदत नहीं रहती, इस एज तक आ गए बचपन से जो सॉल्ट के साथ ही खाया। ऐसा ही है, मेरी भी आदत यही है कि सॉल्ट के बगैर मैं अंडा नहीं खा सकती। ये सब कुछ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले तक मैं भी करती थी। अच्छा। तो वो लेकिन वही बात कि बजाते खुद जो एग था वो बुरा नहीं था, उसके ऊपर साल्ट डाला, उसकी वजह से हाइपरटेंशन सॉल्ट की वजह से प्रॉब्लम हुआ, जो एडिशन हुई। बिल्कुल। और फिर हम लोग क्या करते हैं जी, ब्लड प्रेशर का मरीज है, इसका तो सदियों अंडा नहीं खाया जी हमने, इसलिए कि जी बीपी है, बड़े आराम से मरीज बताते हैं बीपी हुआ है। इसके साथ एक और कॉमन डिजीज माएँ खुद कह रही होती हैं, बड़े खुद कह रहे होते हैं नहीं अंडा मुझे मत देना, वो तुम्हें पता है ना मुझे बीपी का इशू है, बिल्कुल मुझे सूट नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये गलत है। और हमारे पास भी बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं और फौरन ये जवाब देते हैं, डॉक्टर साहब पता है ना आपको वो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो पिछले इतने सालों से अंडा नहीं खाया। अच्छा। और बिल्कुल ब्लड प्रेशर के साथ एक और डिजीज पाकिस्तान में बहुत कॉमन और हेपेटाइटिस सी। यरकान, हमारी जनरल पब्लिक भी सुन रही होती है शो, जिस तरह काला यरकान पीला यरकान आप लोग बोलते हैं। तो जी इस बीपी के साथ से ये भी यरकान है जी, यरकान में तो अंडा मना है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, एट द एंड लीवर की डिजीज हो जाती है जो कि एग वाइट एल्ब्यूमिन जो है बना रहा होता है। जब लीवर डिजीज हो जाता है आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, तो वो आपको डाइट से लेना ही लेना है। यानी एग वाइट यानी एल्ब्यूमिन बॉडी में पहले ही कम हो रहा है बीमारी की वजह से, ऊपर से एग नहीं खाना, यरकान हुआ वो इसको। अच्छा, जिनको ये यरकान के हैं, चाहे वो काले यरकान की बात करें पीले की, उनके लिए एग ठीक रहता है? एग वाइट स्पेशली हेपेटाइटिस बी एंड सी में, क्योंकि एट द एंड लीवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस ए में होता है जो पीला यरकान है, उसमें होता है ये टेम्पररी होते हैं अगर फौरी तौर पर ट्रीट हो जाए, रिकवर, अब ये इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो ट्रीट हो जाए उसमें होता है कि आपको फ्लूइड ज़्यादा इंटेक लेना है। अच्छा। अब वो फ्लूइड आप मिल्क की फॉर्म में ले लें, जूसेस की फॉर्म में ले लें, तो उसमें भी एग वाइट एज सच मना नहीं होती, क्योंकि जो डेली की रिक्वायरमेंट है ना, जो अभी स्टार्ट में हमने बताई माई प्लेट वाली, वो तो लेनी है, उसके मुताबिक भी 1 एग आप डेली ले सकते हैं, एक्सेस ना करें उसमें। बट बी और सी में ये होता है कि वो एट द एंड आपको लीवर इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि वो स्वेयर डेफिशिएंसी में गया हुआ होता है आपकी बॉडी, तो उस टाइम पे तो आपको इंटेक डबल ट्रिपल करनी है, लाइक 2-3 मिनिमम ले डेली बेसिस। और ये तो तभी होगा जब आप अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करेंगे, आप उसके हिदायत के मुताबिक चलेंगे, तो आपकी चीज़ें मैनेज रहेंगी। लेकिन जब खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, मुझे अंडा नहीं खाना ब्लड प्रेशर बिल्कुल, हमारे रिलेटिव्स में ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स फिर उस टाइम निकल बहुत निकल आते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर की बात की जाए, हेपेटाइटिस की आपने बात की, हार्ट डिजीज़ की बात की, इसके साथ एक और चीज़ कॉमन है, शुगर। वेरी कॉमन। और इस वक्त हमने चूँकि समर की मैं बात करूँ तो इसमें हमारे फल भी जितने हैं वो भी मिठास वाले हैं, और इसके साथ साथ हमने ये रंग बिरंगे शरबत, हमने फ्रिजी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो अब इसको आप डिफ़ाइन करें कि आया जो ये शुगर का पेशेंट है उसके लिए फल का खाना या ये रंग बिरंगे शरबत का पीना ये फ़ायदे वाला है, या उसे कुछ कंट्रोल करके या किस तरह से खाना चाहिए, ये बताइए। अच्छा, अगर हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट में जिस तरह हम बात करें कि अल्लाह ने जो चीज़ उतारी, फ्रूट है ही जस्ट फ्रुक्टोज यानी शुगर। अब उसमें ये नहीं है कि आपको टोटल मना है। कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट भी मैंने देखे कि जी फल के नाम से वैसे कहते हैं खुदा ना खासा हराम हो गए हैं डायबिटिक पेशेंट पे, कि नहीं फल तो नहीं हम खाते, और फिर कुछ बिल्कुल मीठा है, आपको पता है ना शुगर है तो वो नहीं खानी, उसकी बजाय चाहे 2 रोटियां खा जाए उसमें से भी शुगर उतनी ले जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारी जो रूटीन है ना पाकिस्तानी स्पेशली हमारी जो डाइट है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर ही है। तो बस अगर ये नहीं है कि पेशेंट इधर से फ्रूट नहीं खा रहा और इधर से 2-3 रोटियां इकट्ठी खा रहे हैं, तो वो एक ही बात है। तो बेहतर ये कि फ्रूट देखिए खाने हैं। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में ना आपके ब्लड में शुगर बहुत जल्दी रेस कर देते हैं, और कुछ होता है कि स्लोली करते हैं। ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग ग्रेप्स लें, बनाना लें, अब मैंगो सीजन आ रहा है तो ये बॉडी में ज़रा जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप 1/4 स्मॉल साइज मैंगो है उसका 1/4 पार्ट लेंगे, वो उतनी शुगर रेस करेगा जितना 1 फुल एप्पल। अब फुल एप्पल खा के कुछ इंसान को तसल्ली हो जाती है कि भाई अंदर कुछ गया है, और बनाना अगर वो मैंगो या बनाना अगर वो हाफ लेते हैं तो वो
पेशेंट कहता है जी ये क्या खाया मैंने, थोड़ा सा खाया, बट ये क्या आप ऐसी चीज़ खाएं कि शुगर स्लोली रेज हो। पीच ले सकते हैं, गावा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बट ये कोशिश करें कि एक टाइम पे एक ही लें, क्योंकि वो काफ़ी होती है शुगर आपकी बैलेंस करने के लिए, और थोड़ी देर के बाद आप रोटी या कोई और चीज़ वही बात ना, पेट भरना खाएं, बिल्कुल हर चीज़ में तवाज़ुन रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन समर सीजन में तो मैंगो आपको पता है बड़ी बड़ी ट्रेज हम लोगों ने काट के रख लेनी होती है, तो वो कोशिश करें कि पोर्शन कंट्रोल कर लें। ठीक हो गया, पोर्शन कंट्रोल करना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के जब आप ज़्यादती करेंगे, आप ओवरलोड होंगे तो उसका नुकसान यकीनन होता है। मज़ीद भी हम डॉक्टर बरीरा से जानते हैं कि समर में हम किन ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें ताकि हम सेहतमंद रहें। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का तीसरा टॉपिक आपकी सेहत के हवाले से बैलेंस डाइट पे हम बात करें, किस तरह से जो है वो हमारी सेहत हम सेहतमंद रहें, किसी वजह से हमारी सेहत पे कोई नेगेटिव असरात मुरतब ना हो। और समर की बात करते हैं जब हम, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों से एहतियात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का अपने डाइट में ऐड करना पड़ता है। आया किस तरह की खुराक, किस तरह की ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इस मौसम में होना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए पूरी अपनी रूटीन जो है वो बेहतर रख सके। इसी पे बात करें, डॉक्टर बरीरा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी और एकदम से मौसम जो है वो तब्दील हुआ है, तो हमें उस तरह से हम तैयार भी नहीं थे कि हमें अपनी डाइट का या किस तरह से ओवरऑल तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बताइएगा आया कि किन ग़िज़ाओं का इस मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल हो या किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब ज़रूरी है ताकि फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो सामने आ जाते हैं, इससे हम बच सकें। अच्छा, ऐसे है कि जिस तरह फूड पॉइजनिंग की भी अगर हम लोग बात करें और डिहाइड्रेशन स्पेशली, और डिहाइड्रेशन के साथ अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली आजकल जिस तरह वायरल हुआ हुआ है बच्चों में, इवन ये डायरिया वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन बच्चे को होगी लाजमी। उसका ये कि देखिए पानी, ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने कहा फिजी ड्रिंक्स, ये रंग बिरंगे शरबत आप देखें, आप बाहर निकले मार्केट में या आप रोडों पे आपको जगह जगह पे मिलेंगे इस तरह के लगे। बिल्कुल, तो वो देखिए एक तो इसका लिंक, जिस तरह हम लोग डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहे थे तो वो भी ज़्यादा डेंजरस है, इट्स जस्ट शुगर, कोई उसमें सच न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो एक तो सादा पानी की तरफ रहें। अब उसमें एक मैं थोड़ा से ये भी क्लियर कर दूं, आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर से कोई भी हमारे घर में आते हैं, हम लोग जाते हैं, ईमेल आते हैं, तो फ़ौरन आके एक तो फ़ैन तेज़ किया और उसके बाद मुझे फ्रिज वाला ठंडा पानी दे दो, चिल वाटर होना चाहिए। बिल्कुल, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, खुदा ना खासा उससे उनके कार्डियक इश्यूज़ के और स्पेशली गैस्ट्रो के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें अगर आप इतने गर्म टेम्परेचर से अंदर आप गए हैं तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं, फ़ौरन फ्रिज से निकाल के नहीं पीना। अगर फ्रिज वाला पीना चाह रहे हैं, रूम टेम्परेचर पानी हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आप फ्रिज वाला पीना ही चाह रहे हैं तो ज़रा टाइम गुजरने के बाद, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट के बाद में पिएं। और अगर समर में अपनी यही डिहाइड्रेशन की कमी पूरा करने के लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें, कोशिश करें ये लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि आप ये रंग बिरंगे जूसेस लें, उससे सिर्फ शुगर और फिर कैलोरीज का इंटेक और फिर मोटापा, वही चीज़ें होंगी। तो कोशिश करें सादा पानी लें, ये स्कंजबीन टाइप ले लें, लस्सी टाइप ले सकते हैं, उसमें एक तो न्यूट्रिएंट वगैरह वो भी चले जाएंगे, और विदाउट शुगर और सॉल्ट, जिस तरह हमने अभी बात की कि सॉल्ट का एडिशन करना ज़रूरी नहीं है। तो लस्सी बिल्कुल वो फ्रेश आप चीज़ें वो ले सकते हैं, फ्रेश चीज़ों की तरफ जितना लें, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं बजाय कि रंग बिरंगे वो लें विदाउट शुगर। तो फ्रेश आप किसी भी फ्रूट का निकाल के लें अभी। और दूसरा फ्रूट्स में जिस तरह आजकल वाटरमेलन ये चीज़ें आई हैं जिसमें लिक्विड थोड़ा इंटेक ज़्यादा है, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ्रूट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हम लोग फ्लूइड की बात करें तो वो ऐसे वाटरमेलन टाइप वो लें, अदरवाइज बाकी फ्रूट्स लें, कोई इशू नहीं है। और ये कोई गर्म सर्द समझ के, लेकिन मैंगो मैं ये भी नहीं कह रही कि बास्केट पास रख लेनी है, बहुत ज़्यादा बास्केट रख ले और बस आप खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। बिल्कुल हर चीज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है, खाएं ज़रूर और ये चीज़ें लें। और दूसरा फ्राइड चीज़ें, लाइक इस मौसम में स्पेशली जो फूड पॉइजनिंग और बाहर की जिस तरह चीज़ें होती हैं हम लोग रोड से लेते हैं या रेस्टोरेंट से, उसमें थोड़ा हमें ये होती श्योरिटी नहीं होती कि देखिए बनाने वाला कैसा था, उसकी हाइजीन कैसी थी, खुदा ना खास्ता कहीं पसीने के सफाई का कितना बिल्कुल भी रोड्स पे आप लोग देखते हैं, उनमें तो ये होता है कि ये ना खुदा ना खास्ता उसके पसीने के कतरे ही अंदर गिर रहे हों, और ऑयल वाली चीज़ें, उसी से फिर फूड पॉइजनिंग क्योंकि अनहाइजीनिक है, तो वो ये हमें तो लगता है चले हमें इजी मिल गया या सस्ता मिल गया, बिल्कुल तो हम खा लेते हैं, लेकिन वो सस्ता आपकी सेहत को बड़ा महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाद में फिर ये हॉस्पिटल्स के चक्कर में वो सारा सस्तापन निकल जाता है। वो कह रहे हैं ना, वो सस्ता आपको महंगा पड़ सकता है, तो इस चीज़ का खास घर में भी फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल इन दिनों में थोड़ा कम करके लिक्विडाइज चीज़ों की तरफ ज़्यादा। बच्चों को किस तरह की डाइट दें हम समर में, या किस तरह की ड्रिंक्स की तरफ उन्हें लेकर आएँ, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे खेलना कूदना, उनका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है,
स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। इसमें भी अब देखिए आजकल इवन थोड़ी देर के लिए भी बच्चे पार्क्स वगैरह में जाते हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल वही जिस तरह भी हम बात करें पसीने निढाल हुए होते हैं। बिल्कुल, तो उसमें भी देखिए यूजली कोशिश करें पानी या फ्रेश जूस। आपने रंग बिरंगे जूसेस पे फिर भी नहीं जाना। कुछ माएँ बच्चों को आदत डाल देती हैं, वो रेड वाला जूस दूंगी, ग्रीन वाला जूस दूंगी, इस तरह करके बच्चों को आदत बना देते हैं। दूसरी चीज़ या मिल्क शेक्स, वो आप ये कर सकते हैं कि सुबह स्कूल टाइमिंग पे बच्चे का ब्रेकफास्ट तो मस्ट है, आप कुछ भी खिलाएं उनको लेकिन ज़रूर दें। कुछ बच्चा खाना नहीं चाह रहा, आप उसको जूस फ्रेश दे दें या मिल्क शेक दे दें, लेकिन दें ज़रूर, ताकि एक तो उनका न्यूट्रिएंट भी पूरा होता रहे और दूसरा ये कि डिहाइड्रेशन का इश्यूज़ ना उनके हों, तो ये लाजमी दें। और देखिए माई प्लेट उन लोगों के लिए भी है, बट ये कि बच्चों को देखिए अगर अडल्ट को 2000 कैलोरीज चाहिए तो बच्चों को 2000 ही चाहिए, फॉर एग्जांपल 1000 या 1100 चाहिए, तो उसकी वही चीज़ें होंगी बट पोर्शन साइज और छोटा हो जाएगा। दूध के 2-2 ग्लास नहीं वो पी सकेंगे, तो वो उनका 1 होगा डिवाइडेड पार्ट में, सुबह शाम में दे दें। तो आजकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा, बच्चा हमारा फल नहीं खाता, बच्चा हमारा उस तरह से रोटी चावल नहीं खा रहा, अच्छा जी बर्गर पिज़्ज़ा सामने रख दे वो खा खाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा कसूर मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का। मेरे पास कुछ ऐसे टेस्ट डेवलप किसने किया? किसने? और ये टेस्ट डेवलप जो करने 2 to 4 ईयर्स स्पेशली, अब क्योंकि बच्चे को उसी टाइम हम लोग नए नए जायके इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब मेरे पास पेशेंट जब वो आते हैं ये कहते हैं हमारा बच्चा नहीं खा रहा, जब पेशेंट्स की हिस्ट्री लो तो खुद भी नहीं खा रहे होते, ना वेजिटेबल ना फ्रूट्स, तो बच्चे कैसे खाएंगे? इन्वायरमेंट आपका जो चीज़ घर में माँ बाप खा रहे हैं बच्चे कैसे नहीं खाएंगे? बट अगर माँ बाप भी, जिस तरह हम लोग मोबाइल यूजेज की बात करते हैं या फास्ट फूड की, अगर माँ बाप भी वो पिज़्ज़े बर्गर मंगवा के रात को खा रहे हैं तो बच्चे ने भी वही खाना है। बच्चे में जो हम देखते हैं कि उकताहट का या चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, वो भी इसकी ये डाइट से रिलेट कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि इंटेक इनका फास्ट फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स उनका इंटेक बहुत ज़्यादा हुआ है। बच्चों को ना प्रोटीन ऐसा अच्छी मिलती है ना फैट अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से इनकी ये चिड़चिड़ापन, ये कुछ बच्चे तो हाइपर एक्टिव हुए होते हैं, ये चीज़ें सोशलाइज इतने नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि स्पेशली उनका फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक नहीं है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने होते हैं जो इन डिजीज़ से, ये डिप्रेशन, इन चीज़ों से हमें बचाना होता है। बच्चों को वो दे नहीं ना रहे। तो जिस तरह भी आप फ्रूट्स की बात करिए, अगर बच्चा फ्रूट नहीं खाता फ्रेश जूस बना दें, न्यूट्रिएंट तो चला जाएगा, बस समहाउ फाइबर थोड़ा कम जाएगा, बट बाकी न्यूट्रिएंट्स तो जाएंगे ना। बजाय के रंग बिरंगे जूसेस के फ्रेश वो दे दें, जूस बना दें, जूस लिक्विडाइज बच्चा पी लेता है। तरीका मुख्तलिफ कर दे, अगर वो वैसे फ्रूट नहीं खा रहा आप जूस बना के दे दें। बिल्कुल, देखिए न्यूट्रिएंट जाना चाहिए अंदर, टेक्सचर जो मर्जी हो। फॉर एग्जांपल इवन चिकन टिक्के, ये चीज़ें हम मना नहीं करते। अब कुछ पेशेंट्स हैं जी मैं नहीं सालन खा सकता, ये शोरबे वाली चीज़ें, ये तो मैं कहती हूँ चिकन टिक्का। इवन ओबेसिटी के पेशेंट, वो एक पेशेंट है अभी कल परसों, उसने कहा शुक्र है कि मैडम ने चिकन टिक्का भी लिखा मेरी डाइट में। अच्छा, मतलब इसलिए कि देखिए ओबीस था, ठीक है, उसको डाइट देना, मैंने कहा सालन का बाउल नहीं खाओ, रोटी साग नहीं खाओ, ठीक है, घर में वाइफ चिकन टिक्का बना देती है वो खा लो, ठीक है। तो वो मेरा पेशेंट इतना खुश कि जी अच्छा चिकन टिक्का, शुक्र है कुछ मुझे बताया कि मेरी मर्जी की चीज़, तो वो ले सकते हैं। टेक्सचर चेंज कर दें, न्यूट्रिएंट अंदर जाना ज़रूरी है। तो बच्चे को भी ऐसे ही वो दें, फ्रूट्स वेजिटेबल, इवन अगर कस्टर्ड टाइप बना के उसमें फ्रूट्स मिक्सिंग करके दे दें। बच्चा ऐसा नहीं लेता तो कुछ प्यूरी टाइप ले लेते हैं। जो हमारे बच्चे बहुत छोटे इन्फेंट होते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, उनको प्यूरी टाइप दे दें। स्पेशली जो माएँ जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे, लाइक 6 मंथ के बाद वो वीनिंग स्टार्ट करवा रही है, तो यही टाइम है कि आप बच्चों को, ये नहीं है कि बच्चा टीथ नहीं है तो खा नहीं सकता, प्यूरी बनाए, बिल्कुल मैश करके चीज़ें दें, हर फूड दे सकते हैं। टेस्ट उस वक्त जैसा भी डेवलप करवाना चाहती हैं, आपके पास एक गोल्डन टाइम, एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका है कि बच्चे का आप टेस्ट डेवलप वो वहाँ पे उस टाइम वो प्रिपेयर्ड वो चीज़ें दे देते हैं, सीलेक्ट बस बना दें। आसान है ना, आसान है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें इस लिहाज से भी हम जरा सुस्त हो गए, काम वहाँ पे भी आपने ये सारे न्यूट्रिएंट देने हैं जो खुद खाते हैं, जो हम खाते हैं, एग देना है, फ्रूट देना है, मैश कर दे, बस टेक्सचर बनाए। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिली है कि बच्चे अपने या तो उम्र से ज़्यादा उनका वेट होगा या उनकी उम्र के मुताबिक उनका वज़न नहीं होगा, इसमें क्या आप ये बच्चों में भी स्पेशली आता है। और इवन मैंने एक कम्युनिटी में एक ऐसा बच्चा देखा कि लाइक ही वाज आई थिंक 5 to 6 ईयर्स, और लाइक इतना ओबीस था कि अब माँ परेशान थी कि उसको चलते फिरते सांस फूलता था। 5-6 साल का बच्चा, उसका सांस फूला है क्योंकि माँ ने वही बात कि इतना फास्ट फूड उसको खिलाती थी, जो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें थी, घर की चीज़ें वो नहीं खिला रही, उसका इंटेक ज़्यादा कर दिया था। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, और मैंने लिटरली ऐसे बच्चे देखे हैं कि पेरेंट्स कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वही बच्चे ये गंदला पापड़ ये सब कुछ स्कूल के लिए जा रहा है, वो पैसे दे रहे हैं गलत चीज़ पे। मैं हमेशा हर जगह ये कहती हूँ, मेरी कुछ जगहों पे इन बातों पे, जो पैसे आप उनको, ऐसी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आप उन्हें फ्रूट या जूसेस या कुछ इस तरह की हेल्दी चीज़ दे दें। और बच्चा फिर स्कूल से आके कहेगा भूख नहीं लगी हुई, माँ रोटी आगे रखे, जो मर्जी आगे रखे, नहीं खाना, भूख नहीं लगी हुई, क्योंकि वो गंदला वहाँ से खाया हुआ है। और फिर शाम में फिर स्टमक तो मुतासर हो गया, इफेक्ट हो गया। बिल्कुल। और कुछ जगहों पे ये कि बच्चे इतने मतलब जिद्दी इस बात पे हैं, क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप पूरी
पूरी कर देते हैं। यहाँ पे मैं हर बात में पेरेंट्स को ही ब्लेम करती हूँ कि भाई कि इन चीज़ों में आप लोगों ने खुद आदत डाली ऐसे ही कि बच्चों को वो ला के वो दिया, बच्चों को समझाएं कि ये हेल्दी चीज़ है, यही खानी है, बच्चा चाहे रोता रहे। अच्छा, आपका तरीका मुख्तलिफ होता है। देखिए आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे के लिए जो आप सेहत के लिए अच्छा है आप उसकी तरफ लेकर आए, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से आप करें। बिल्कुल आप उस पर ऑर्डर ना चलाएं, आप सख्ती ना करें, लेकिन आप एक अच्छे वे, आपका अंदाज डिफरेंट होगा तो यकीनन बच्चा मान जाता है। बच्चे को तो नहीं पता उसकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं, किसका टेस्ट अच्छा है, किसका नहीं, आपने खुद टेस्ट डेवलप करवाना है। ख़वातीन में एक हार्मोन के इशू बहुत देखने को मिलते हैं, क्या ये भी हमारा फास्ट फूड या हमारे बैलेंस डाइट ना होने की वजह से? इसका ना एग्जैक्ट लिंक हम लोग डाइट से, लाइक कुछ हार्मोन्स में ना कुछ लोग कुछ फूड को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा सच नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कि आपका ना लाइफस्टाइल मतलब अब वो सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका वेट गेन हो रहा है जिससे हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ रहे हैं। लाइक हर चीज़ का आपका बहुत सी बीमारियों की जो कॉज है ना ओबेसिटी है। लाइक ओबीज है पेशेंट, उसको हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, और उसको नीज के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको ये हार्मोन्स के जो प्रॉब्लम है, ये सारा लिंक आपके वेट से है। वेट क्यों बढ़ रहा है? लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी कर लिया हुआ है, और वो क्यों है कि खाना ज़्यादा है और उसका फिजिकल हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका अगेन वही बात कि कैलोरीज हमें अपनी कंट्रोल करनी, पोर्शन कंट्रोल करना है, कैलोरीज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लेनी है, और उसमें अगेन वही कि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक लाजमी करें, आजकल के मौसम में भी स्पेशली वो करें, क्योंकि उससे आपको एक तो कैलोरीज कम मिलती हैं बट न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे हाइड्रेशन की बात कर लूँ कि कुछ ही मिनट्स है हमारे पास। समर में कुछ लोग की कंप्लेंट्स होती है कि पानी जो है वो सादा पीने को इतना दिल नहीं चाहता, तो उसमें ऐसा हम क्या ऐड कर लें कि वो हमारे पानी की इंटेक भी मुकम्मल हो? लेमन स्पेशली। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, सादा ना यूजुअली ठंडा पानी वो नहीं पिया जाता, ठीक है, और अगर आपने अपनी हाइड्रेशन पूरी करनी है, अपना फ्लूइड इंटेक डेली का पूरा करना है, तो आप ठंडे पानी से अवॉइड करें, क्योंकि अब एक ग्लास आप पी लेंगे, नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। एक ग्लास ठंडा पानी अगर फुल आप चिल निकाल के फ्रिज से पी रहे हैं तो उसके बाद फ़ौरन आप दूसरा ग्लास नहीं पी पाते। इसकी बजाय अगर आप रूम टेम्परेचर वाला लें तो आप एक से ज़्यादा ग्लास पी सकते हैं। दूसरा ये कि आप अगर लेमन ऐड कर लें कुछ टेस्ट वगैरह के लिए, यहाँ पे मैं सॉल्ट फिर रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड प्रेशर वगैरह की। लेमन ऐड कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ बुरी नहीं है, बजाय ये कि आप प्रिपेयर्ड किसी और फार्मूलाज वगैरह पे जाए, नेचुरल आप लेमन ऐड करें, वो आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और पानी भी आराम से वो पी सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेश फ्रीजी ड्रिंक ओवरऑल कितने नुकसान दें बड़ों की अगर मैं बात करूँ? मैं अगर आप सिंपल से भी आपको एक एग्जांपल दे दूं कि लाइक मैंने एक ऐसा 14 इयर्स बच्चा भी देखा है कि जो कि सिर्फ यही फिजी ड्रिंक्स के उसने एक ही दिन में 5 इंटेक ली और उसके बाद किडनी फेलियर के साथ हमारे पास आया, डायरेक्ट डायलिसिस पे गया। इतने वो नुकसान है। और दूसरी एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एक गिलास, उसके बाद आप समझे अपनी बॉडी को वॉश आउट करने के लिए 32 ग्लासेस पानी के पिएंगे तो वो वॉश आउट होगी, और वो पीने में हमें 3-4 दिन ग्लास हम कोल्ड ड्रिंक के बाद 32 ग्लासेस सिंपल पानी, और वो 32 मेरे ख्याल से हमें 3-4 दिन लग जाते हैं इतने ग्लास पीने में, और इतनी देर में हम लोग अगले ग्लास पे भी पहुंच जाते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स दोबारा पी लेते हैं। कुछ लोग का तो डेली बेसिस पे, इवन कुछ लोग तो हर मील में ले रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा नुकसान है। ये एक माइंडसेट बना हुआ है ना, हम खाना खा रहे हैं साथ में कोई ऐसी ड्रिंक ले लेंगे, खाना जल्दी डाइजेस्ट हजम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे एक मिथ, एक माइंडसेट हमने बना, और उसके साथ ये होता है कि डाइजेस्ट के साथ साथ आपके जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी निकाल देता है, मतलब बॉडी में नहीं लगने देता। अच्छी जिंदगी चाहना, जीना और एक लंबी जिंदगी, ये हर इंसान का सपना है, लेकिन उसके लिए जो तकाजे हैं, जो उसके टर्म्स कंडीशन है, वो पूरी करना जो है ना हमें कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाए या हमने मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा कहूँ मशवरा या टिप नाजरीन को दे दें कि आया हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिन भर के काम अच्छे करना चाहते हैं, आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मूड मिजाज अच्छा रहेगा, आप एक हेल्दी तमाम तरह एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, तो उसके एडवाइस क्या करें? बैलेंस डाइट की जिस तरह हमने अभी बात की कि बैलेंस डाइट की तो हमने डेफिनेशन स्टार्ट में बता दी, और मैं सिंपल से एक मैसेज दूंगी कि अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई ग़िज़ायत रखी हुई है। जिस तरह आइज़ के लिए अल्लाह ने किसी एक चीज़ में न्यूट्रिएंट रखा हुआ है, आपकी स्किन के लिए किसी एक चीज़ में, तो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग आपने जितनी मैंने माई प्लेट की चीज़ें बताई वो लें ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, आप खुदा ना खासा बाकी सारी डिजीज़ से बच सकें। और दूसरा, आजकल के मौसम में पानी का इंटेक लाजमी, पानी आप सिंपल जितना ज़्यादा पी सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सीज़न ऐसे आप बाहर जाएंगे जितना ज़्यादा ये स्वेटिंग ये सारी चीज़ें होंगी, डिहाइड्रेशन होगी। तो एक फुल हेल्दी डाइट लें, डिजीज़ से बचें, कैलोरीज आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लें, जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी प्रॉब्लम है, जितनी कम लेंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो माओं के लिए पैगाम क्या देंगी बच्चों से रिलेटेड?
अच्छा, एक स्पेशली ये कि देखें, आप अपने बच्चे के साथ मिलके वो चीज़ खाएंगी तो ही आपका बच्चा खाएगा। तो कोशिश करें जो चीज़ आप बच्चे को खिलाना चाह रही हैं पहले खुद खाएं और उसके बाद उसको खिलाएं, और जितना हो सके नेचुरल डाइट की तरफ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेयर साहब, वक्त दिया आपने ज्वाइन किया, इतना हम टॉपिक की डिस्कशन हुई। नाज़रीन, डाइट की जब हम बात करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करते हैं, देखिए हर इंसान सेहतमंद भी रहना चाहता है, खूबसूरत भी लगना चाहता है। अगर आप बैलेंस डाइट पे रहेंगे, अपनी अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इंटेक ज़्यादा होगा, आप फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जो खूबसूरती आपको आपके चेहरे पे चाहिए ना, आपकी फ़िज़िक पे चाहिए, आपको वो भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एक क्योंकि अच्छी ऑफ़र मिल रही होती है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, आपको एक्स्ट्रा अपने ऊपर एफर्ट करने की, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेने की, एक्स्ट्रा जो ये हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर सोचें कि आपको हेल्दी डाइट के साथ साथ ना सिर्फ सेहत मिल रही है बल्कि आपको खूबसूरती भी मिल रही है। तो आप अभी से, आज से अपनी डाइट पे फोकस करें, तवज्जो देना शुरू करें। मौसम चेंज हो रहा है, इससे पहले कि आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएं, अभी से अपनी डाइट मेंटेन कर लें, बैलेंस डाइट पे आ जाएं, ताकि आप इस ज़िंदगी को और खूबसूरती के साथ एंजॉय कर सकें। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।